तो वी स्टार्ट विद रिकॉर्डिंग। ओके, तो कल हमने जिस टॉपिक्स पे कंसंट्रेट किया दैट वाज अबाउट दी नेटवर्क रिलायबिलिटी। नेटवर्क रिलायबिलिटी और नेटवर्क रिलायबिलिटी में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने फॉल्ट टॉलरेंस पढ़ा। फॉल्ट टॉलरेंस पढ़ा कि हमारा नेटवर्क फॉल्ट टॉलरेंट हो, सिक्योर हो, और क्या पढ़ा? स्केलेबल हो, और क्या पढ़ा जी? क्यूएस दे, क्यूई दे। तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस की। सो initially I will ask the online students that do you have any question about any of the topic which we covered yesterday? Arish, Ishfaq, Babar, Kainat, Lareb, Mehran, Noor Rahman, Sajid. If you have any question, ladies and gentlemen, I'll be happy to respond. And here the responses are that no sir, all clear, it's correct. Okay. And what about the physical students? Do you have any question about the yesterday's class? Okay. Okay. So let me change this. Okay. तो आज हमारा जो टॉपिक है, ब्रीफ सा टॉपिक है, एंड दैट टॉपिक इज अबाउट विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड बट समथिंग मोर विल बी कवर्ड इन द एरिया ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है जी? तो यहां पे वो क्या चीजें आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहता है। द फर्स्ट थिंग जो कि हम नेटवर्क सिक्योरिटी में टर्म यूज करते हैं मोस्टली, एंड दैट इज सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्योरिटी थ्रेट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, सिक्योरिटी थ्रेट से मुराद होता है कि पोटेंशियल डेंजर जो भी आपकी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल कल हमने पढ़ा था कि आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी इंफॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए, इस इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर कोई भी आइटम आपके लिए बनता है पोटेंशियल थ्रेट बनता है, तो इसका मतलब है कि दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए पोटेंशियल डेंजर। क्या लिखना चाहिए मुझे? अगर ये आपके लिए पोटेंशियल डेंजर बन रहा है, आपके लिए खतरा बन रहा है, तो दैट खतरा विल बी कॉल्ड एज ए थ्रेट फॉर यू। ठीक? यानी किसी भी आपके, मिसाल के तौर पे आपके लिए कोई आपके कंप्यूटर पे मालवेयर, आसान सी एग्जांपल लेते हैं, मालवेयर उठा के आपके कंप्यूटर पे ला के रख रहा है। अब मालवेयर में क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पे कोई आपको एक इन्फेक्टेड यूएसबी देता है और उसके जरिए आप तक अपना वायरस पहुंचा देता है। नाउ दिस वायरस कैन डू समथिंग दैट इज अ पोटेंशियल डेंजर फॉर यू। इट मे डिलीट ऑल दी exe फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर फॉर एग्जांपल। ठीक है ना जी? It can change the extensions of your files, for example. It can even delete some of the files, for example. So now it is a potential threat for you. It is a potential danger for you. That's the reason it will be termed as a threat. Is it clear, Bilal? इसी तरह मिसाल के तौर पे someone send you a worm. बताऊंगा कि वायरस और worm में क्या फर्क है, लेकिन someone send you a worm. Now, this worm again can do some devastating tasks which we don't expect, जो कि आप नहीं चाहते लेकिन वो कर सकता है। तो again, what it is, this worm will be treated as a threat for you. इसी तरह मिसाल के तौर पे कोई आपके कंप्यूटर पे, चले खतरनाक सी एग्जांपल लेते हैं, कोई आपको रैंसमवेयर भेज देता है। अब ये रैंसमवेयर आपकी पूरी हार्ड डिस्क को इनक्रिप्ट कर सकता है। यूं
जितना भी डेटा आपकी के हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, अब वो आपके लिए बेकार हो चुका है, आप उसको किसी भी सूरत नहीं रीड कर सकते। तो दैट इज वेरी बिग थ्रेट फॉर यू, दैट इज अ वेरी बिग पोटेंशियल डेंजर फॉर यू, कि जी जो कुछ आपके, चाहे वो आपकी कंपनी के सैलरी के वो थे, चाहे उनके नेम्स थे, उनके फादर नेम्स थे, उनकी ड्यूटीज थी, उनके टास्क थे, एवरीथिंग हैज बीन इनक्रिप्टेड। तो दैट इज ए पोटेंशियल डेंजर। इसी तरह कोई आपके मशीन के साथ रिमोटली शेल बना लेता है, रिमोट शेल बना लेता है, और उस शेल के जरिए वो आपके पूरे नेटवर्क को मॉनिटर करता है, तो दैट्स अगेन दिस शेल can be treated or will be treated as a potential danger. So that is the basic definition of a security threat. बात समझ आ रही है मोहसिन? व्हाट इज ए थ्रेट? जो आपके नेटवर्क के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा महसूस किया जा सकता है, आपको नुकसान दे सकता है, दैट आइटम इज कॉल्ड थ्रेट। अभी नहीं क्लियर हुआ? ठीक है। तो देखिए यहां पे यही वो कह रहा है कि नेटवर्क सिक्योरिटी, इसमें कोई शक नहीं है, नेटवर्क सिक्योरिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेटवर्किंग रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द नेटवर्क। यानी वो ये कहना चाहता है कि नेटवर्क चाहे स्मॉल है, चाहे कोई लैन है, चाहे कोई वैन है, चाहे कोई मैन है, सिक्योरिटी अब हर एक नेटवर्क का एक इंटीग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि शायद 20 years बैक सिक्योरिटी एक आम आदमी का कंसर्न नहीं था। उस वक्त सिक्योरिटी सिर्फ पुलिस का, एजेंसीज का, फौज का एक इंपॉर्टेंट अवसर था। लेकिन आज हर बंदा चाहता है कि जी वो जो भी चीज भेज रहा है वो सेफ हो, उसके लिए कोई थ्रेट इजाजत ना हो। ये कहना कि थ्रेट ना हो ये तो बात नामुमकिन है, लेकिन उन थ्रेट्स के अगेंस्ट आपने अपने आप को डिफेंड करना है। क्लियर? फिर क्या कहता है? द नेटवर्क सिक्योरिटी दैट इज इंप्लीमेंटेड must take into account the environment where the securing the data, but still allowing the quality of service that is expected of the network. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? इसलिए इस वक्त जो हम अपने मुल्क में सिक्योरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट सिक्योरिटी में हम क्वालिटी ऑफ सर्विस को इग्नोर कर रहे हैं। हमारा नेटवर्क स्लो हो गया, हमें कई साइट्स तक जाने की नहीं मिलता इजाजत, इसका मतलब है कि हम डिनाइल कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम क्वालिटी ऑफ सर्विस को क्वेश्चन मार्क, हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो दिस इज नॉट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ये है कि आपने अपने आप को सिक्योर भी करना है, अपने डेटा को सिक्योर भी करना है, लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस में भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्लियर? नंबर 3, सिक्योरिंग ए नेटवर्क इन्वॉल्व्स मेनी प्रोटोकॉल्स। अब इसमें आपने किन चीजों को सिक्योर करना है? डेफिनेटली नंबर 1, different protocols are working in your computer or your network. Now these protocols need to be secured. मिसाल के तौर पे आपके कंप्यूटर पे ICMP चल रहा है, you need to secure it. आपके कंप्यूटर पे TCP चल रहा है, you need to secure it. आपके कंप्यूटर पे UDP चल रहा है, you need to secure it. आपके कंप्यूटर पे लेयर 2 के मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, मिसाल के तौर पे इथरनेट चल रहा है, you need to secure it. तो नंबर 1, द प्रोटोकॉल्स, द टेक्नोलॉजीज, इनको आपने सिक्योर करना है इस तरह कि ये हम नहीं कह सकते, कभी भी नहीं कह सकते कि जी बस हम मैंने पिछले 1 महीना काम कर लिया है, अब आपका नेटवर्क जो है वो 100% सिक्योर हो गया है। नहीं, 100% का कोई भी टर्मिनोलॉजी हमारे पास, कोई हमारे पास ऐसा कोई कागज लिखकर हम स्टाम्प पेपर किसी को नहीं दे सकते कि जी हम आपके साथ ये वादा कर रहे हैं। क्योंकि हम करते क्या है, हम थ्रेट्स को, ये जो थ्रेट अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की, हम इस थ्रेट को मिटिगेट करते हैं, रिड्यूस करते हैं। हम इस थ्रेट को
मिटिगेट करते हैं, रिड्यूस करते हैं कि खतरा कम हो जाए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जी खतरा खत्म हो गया है। ठीक है, देखिए ना, पुलिस को आप ये नहीं कह सकते कि जी पुलिस आप एक महीना काम करो, और जब 31 जनवरी हो जाए, 31 दिसंबर हो जाए, बस आपकी छुट्टी, क्योंकि पेशावर तो हमारा सुबह तो सिक्योर हो गया है, इसका मतलब आपको सिक्योरिटी थ्रेट ही नहीं रही, खतरा ही खत्म हो गया है, तो फिर आपको क्यों तनख्वाह दी? नहीं, उन्होंने कोशिश की, रिड्यूस किया, लेकिन किसी वक्त भी हैपन हो सकता है। दैट द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। ठीक है, फिर क्या कहता है, थ्रेट वेक्टर्स माइट बी एक्सटर्नल और इंटरनल। क्या मतलब है इस बात का? पहले तो ये बताऊं कि थ्रेट वेक्टर किसे कहते हैं, और फिर बताऊं कि इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या मतलब है। सबसे पहले थ्रेट वेक्टर, थ्रेट तो आपने समझ लिया कि ये पोटेंशियल डेंजर्स हैं, पोटेंशियल डेंजर्स हैं। अगर आप इस पोटेंशियल डेंजर्स की एक लिस्ट बना लें कि मुझे ये खतरात मेरे सामने हैं, बना सकते हैं ना एक लिस्ट, जैसे अभी मैंने एक लिस्ट बनाई थी ना कि जी वायरस आ सकता है, वॉर्म आ सकता है, रैंसम आ सकता है, कोई मेरे साथ रिमोट शेल बना सकता है, रिमोट शेल में मुझसे भी शेल हासिल कर सकता है और मुझ पे भी शेल कंप्लीट कर सकता है। हम इस पे बातें करते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि दीज ऑल आर ए लिस्ट, लिस्ट ऑफ थ्रेट्स, एंड दैट इज कॉल्ड थ्रेट वेक्टर। दैट लिस्ट ऑफ dangers, potential dangers is called threat vector. अब ये थ्रेट वेक्टर में, जैसे मैंने कहा, आपके दो चीजें होती हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, दो चीजें होती हैं। वन इज वन इज लेडीज एंड जेंटलमैन, इज दी समथिंग इंटरनल टू योर नेटवर्क, इंटरनल टू योर लैन। जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखें, जो आपको फिगर में नजर आ रही है, तो यहां पे ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है, और इसको एक दूसरा कंप्यूटर इसके लिए मुसीबत का बायस बना है, दैट इज इंटरनल। मिसाल के तौर पे अब इसमें क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे आपने किसी इंप्लॉय को सुबह गुस्सा किया, वो 1 घंटा लेट आया, वो कहते हैं आज आज मैं इस इदारे के साथ देखता हूं किस तरह ये बेइज्जती करता है मेरी, तो वो आपके अगेंस्ट कोई भी इंटरनल एक्शन ले सकता है। सबसे छोटी एग्जांपल, आपके स्विचेस को ही जाके बंद कर दे, सिर्फ उसने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, आपका एक स्विच भी अगर ऑफ हो गया तो एक नेटवर्क, मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी ये स्विच बंद कर देता हूं, तो मेरे मेन ऑफिस में, मेरे चेयरमैन के दफ्तर में, इस साइड पे जो ऑफिस हैं, इवन जो हमारी लैब्स हैं, ये सारी बंद हो जाएंगी, फिरते नहीं। तो दैट इज समथिंग इंटरनल। इसी तरह मिसाल के तौर पे मैं इस, क्योंकि मोस्टली, और याद रखो कि इंटरनल के जो खतरात होते हैं, हम इनको लाइट लेते हैं, लेकिन ये होते ज्यादा खतरनाक हैं। लाइट क्यों लेते हैं? हम समझते हैं कि जनाब यहाँ पे जो भी है वो हमारा एम्प्लॉई है, वो हमारा स्टूडेंट है, वो हमें कुछ भी नहीं कर सकता, वो हमें कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन लाजमी नहीं है, जैसे मैंने भी आपको कहा कि आपने एक एम्प्लॉई को किसी बात पे गुस्सा किया, वो कहता है कि जी नहीं, ये तो नहीं बनता था, क्या है, मैं 2 घंटे लेट ही आया हूं ना। या किसी स्टूडेंट को आपने कहा कि जी तुम्हारा आज क्विज अच्छा नहीं हुआ, ये मैं इसको 0 हो गया है, या आपका असाइनमेंट 0 हो गया है, कहते हैं अच्छा नहीं, अब मैं देखता हूं। तो खतरा इसलिए ज्यादा होता है कि हम इस किस्म की रुकावटें, इन पोटेंशियल डेंजर्स को, इन थ्रेट्स को हम समझते ही नहीं है, इनको हम वक़्त ही नहीं देते। इस वजह से इस किस्म के जब हम पे अटैक होते हैं, तो फिर उसको संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि मोस्टली हमारे, मिसाल के तौर पे कि एम्प्लॉय की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो एम्प्लॉय तो के पास तो ये प्रिविलेजेस भी होती हैं कि वो राउटर पे भी काम कर सकता है, वो स्विच पे भी काम कर सकता है, वो फायरवॉल पे भी काम कर सकता है। रेड करो फायरवॉल में जाके उसने एक रूल उड़ा दिया, तो अब तो किसी को भी नहीं पता, और आप पे अटैक्स शुरू हो गए। तो समथिंग विच हैपेंस फ्रॉम द इंटरनल, दैट इज कॉल्ड इंटरनल अटैक्स। हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं एक्सटर्नल अटैक्स को पर अपने आप को महफूज करने की, और एक्सटर्नल अटैक में मिसाल के तौर पे हम पेशावर यूनिवर्सिटी पे अटैक करते हैं,
तो पिशावर यूनिवर्सिटी हमारा नेटवर्क तो नहीं है। तो वी आर सिटिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड ट्राइंग टू मेक सम प्रॉब्लम्स फॉर दी पिशावर यूनिवर्सिटी, फॉर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फॉर सिटी यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, फॉर सम government organizations. So these are called as that set of threats will form a threat vector which can create for you external threats, which can be called as the list of attacks, list of threats from external users. अभी नहीं समझ आ रही जेंटलमैन? देखिए ना, मैंने ये कहा कि एक तरीका तो ये है, मिसाल के तौर पे ये हमारा नेटवर्क है, अब मैं इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड भी हूं, चले मुझे फिजिकली अगर मैं उसको अपना में नहीं जाता, मैं यहां से भी बैठ के भी बहुत से काम कर सकता हूं जिस इस नेटवर्क के अंदर जो है ना, वो हम इंटरनली हम अंदर की बात करते हैं तो हम इंटरनली, और जो हमारी बाहर है हम यहाँ से स्विच निकालते हैं तो उधर दूसरे लैब में भी मसला हो सकते हैं, तो हमारे लिए एक्सटर्नल। नहीं 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 नहीं, जो आपका मिसाल तो पे ये मेरा यूईटी है या मेरा डिपार्टमेंट है, ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मेरे लिए इंटरनल है। चाहे वो इस लैब में मैं कोई मसला करूं ताकि साथ की लैब में खराबी आ जाए, है तो मेरा यूईटी का नेटवर्क, है तो मेरा सिस्को लैब का नेटवर्क, तो दिस इज इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि ये हमारा डिपार्टमेंट है, चलें जी, ये हमारे डिपार्टमेंट का नेटवर्क है, ये हमारी यूईटी का नेटवर्क है। आप अपने घर से बैठ के, अपने घर से बैठ के, होम से बैठ के आप थ्रू सम आईएसपी लाजमी तौर पे आप यहां पे अपने आप को कनेक्ट करवाते हैं, और फिर यहां पे इस यहां पे कोई नुकसान पहुंचाते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल। यानी जब एक चीज और भी याद रखें इस पे समझने के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी हम बात करते हैं हम कहते हैं ये लोकल थ्रेट है और ये रिमोट थ्रेट है। लोकल और रिमोट से क्या मुराद है? लोकल का मतलब ये होता है कि जब हम सब एक ही नेटवर्क का हिस्सा होते हैं तो दीज आर कॉल्ड एज दी लोकल। जैसे इस वक्त आप सब लोग क्योंकि इसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो यू आर लोकल। अगर आप लोगों में से कोई गलत हरकत करता है तो दैट बी टर्म्ड एज ए लोकल थ्रेट। चाहे आप मेरा स्विच बंद कर दें, चाहे आप कोई लीड निकाल दें, चाहे आप देख रहे हैं कि वहां पे जैसे कल इन्होंने कहा कि सर्वर, मैंने कहा जी मिसाल के तौर पे नीचे वो सर्वर मशीन पड़ी हुई है, ये लाए अपना एक फ्लैश और उसमें लगा दे, या उस फ्लैश में कुछ लगा के और कुछ कॉपी करके ले जाए, ऑल आर दीज आर इंटरनल थ्रेट्स। लेकिन अगर यही बंदा सदीक अपने घर से बैठ के कोशिश करे कि मैं इस सर्वर को पर एक्सेस हासिल करूं, बैठा हुआ वहां है, एक्सेस यहां इस सर्वर की हासिल करके और फिर यहां का डेटा यहां से डिलीट कर दे या यहां से इन्फिल्ट्रेट कर दे, यानी कि बाहर ले जाए, दैट विल बी टर्म्ड एज एन एक्सटर्नल थ्रेट। अभी नहीं क्लियर? लेकिन सर वो बाहर से जो है ना, वो अंदर का काम किसकी मदद से है कर सकते हैं? किसकी मर्जी से? यस। ओके, ठीक है। और क्या क्वेश्चन था जी? जी मोहसिन, कोई क्वेश्चन? फैजान, पहले यहां से दो क्वेश्चंस ले लूं और फिर क्वेश्चन एक है कि दो है, आई लेट मी सी। सलमान, सलमान का एक क्वेश्चन है और फिर लारे पर कोई क्वेश्चन नहीं है। इफ ए यूजर हैविंग एक्सेस कनेक्ट्स फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन, डज नॉट इट स्टिल कंसिडर एज एन इंटरनल थ्रेट? ओके सलमान, तो दो सवाल मेरे पे आए। एक सलमान का क्वेश्चन है कि जनाब यूजर आपका अपना है, यानी एम्प्लॉय है, लेकिन कर रहा है वो बाहर से, कर रहा है वो बाहर से, तो क्या हम इसको अभी भी इंटरनल थ्रेट कहेंगे? मेरी बात समझ आ रही? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा कि वो क्या पूछ रहे हैं कि अगर कोई इंप्लॉई है, कोई स्टूडेंट है, वो, इसका मतलब है, इस बात कहने का मतलब है कि उसके पास कुछ प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेजेस हैं, और वो उन प्रिविलेजेस को इस्तेमाल करके अगर कोई खराबी करता है तो वेदर विल बी कॉलिंग इट एन इंटरनल थ्रेट और एक्सटर्नल थ्रेट। डू यू एग्री विद मी सलमान? इज इट योर क्वेश्चन?
क्या मैं आपका सवाल सही Yes, समझा? yes, sir. That's ओके, correct. तो आई रिस्पॉन्ड। ठीक है जी। और आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि जो बाहर का बंदा है वो कैसे कैसे आएगा? हाँ, वो तो आसान बात है। ठीक है जी। दो बातें करता हूं जेंटलमैन। पहले सवाल का जवाब ये है कि सलमान के सवाल का जवाब कि जनाब यूजर तो आपका अपना है लेकिन कर रहा बाहर से है। ठीक है जी, तो जवाब देते हैं इसका। लेट मी जस्ट ओपन वन नोट, क्योंकि स्लाइड भर चुकी है तकरीबन। जेंटलमैन, सलमान, आपके सवाल का जवाब ये है कि आई विल कंसिडर एज एन एक्सटर्नल थ्रेट। आई विल कंसिडर एज एक्सटर्नल थ्रेट। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्योंकि वो एम्प्लॉई है, उसके पास कुछ, आता हूं आपके चैट में देखता हूं जो भी है, उसके पास कुछ प्रिविलेजेस है। मसला सिर्फ ये है कि उसके पास प्रिविलेजेस हैं, उन प्रिविलेज को इस्तेमाल करके आ रहा वो एक्सटर्नल से है, आ रहा वो एक्सटर्नल से है। इसका मतलब है कि वो मेरी फायरवॉल को उसके बाद मेरे राउटर को क्रॉस करके इनबाउंड ट्रैफिक लेकर आ रहा है, इनबाउंड ट्रैफिक लेकर आ रहा है। तो अगर इनबाउंड ट्रैफिक की वजह से मुझ पे अटैक आ रहा है तो आई विल बी कॉलिंग इट एज ए एक्सटर्नल अटैक। एक बात। नंबर टू, प्रिविलेजेस जैसे आपने कहा, तो जेंटलमैन प्रिविलेजेस तो मैं, अगर मुझे एम्प्लॉय नहीं भी है तो मैं यहाँ के एम्प्लॉइज क्या, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक डोमेन है, लेट इट बी कॉल्ड इट डोमेन, एंड आई हैव अ डोमेन कंट्रोलर हियर, डोमेन कंट्रोलर। तो मैं अगर बाहर से आता हूं तो आई कैन गेट दी पासवर्ड, इवन आई कैन क्रैक द पासवर्ड ऑफ द यूजर हियर, एंड देन जब मेरे पास पासवर्ड आ गया तो आई हैव द प्रिविलेजेस। तो चाहे मुझे प्रिविलेज ना भी दे तो आई कैन गेट द प्रिविलेजेस। व्हाई? बिकॉज देयर माइट बी सम vulnerabilities here, there might be some vulnerabilities here, and I will be exploiting that vulnerabilities. I will be exploiting these vulnerabilities. So from this perspective, very clearly I can say, Salman, that will be considered as a external threat. Privileges का होना is not the condition, क्योंकि एम्प्लॉई होने का मकसद आप इस तरह पॉइंट कर रहे थे कि जनाब उसके पास पहले से प्रिविलेजेस हैं, तो प्रिविलेजेस तो मुझे ना भी हो तो आई कैन गेट दीज प्रिविलेजेस बाय एक्सप्लॉइटिंग दी वल्नरेबिलिटीज present in the network, present in the system. I hope you got the answer. Salman. So I have just an associated question here. Yes, sure. Come on. So what I understand, it means that any attempt from outside the premises will be considered as an outside threat. Sure. Okay, now got it. And from this, मैं सवाल को भी repeat करता हूं. And if I show you from this diagram, so it is showing you that this is my firewall, and something is coming from the internet, which means that is an inbound traffic coming into my system. That's the reason I am calling it a external threat. Now got the answer? Yes, sir. That's... Okay, nice. Let me now give an answer to our local student. क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, कैसे मुमकिन है जनाब कि कोई शख्स इंटरनेट में बैठे हुए लेट करें द गाय इज फ्रॉम स्पेन, द गाय इज फ्रॉम स्पेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट, एंड दैट थ्रू द इंटरनेट enters to my network, which is the UET network, for example. How it's possible? So, ladies and gentlemen, we pass through different stages, and I explain them very briefly. First of all, Mohsin, whenever I choose someone as my victim, ये मेरा दुश्मन है. In this case, for example, UET. Then, after this victim selection, maybe for any reason, maybe मुझे पता है कि वहां पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि मैं वहां से निकाल के, मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि नादरा में ऐसी इंफॉर्मेशन है कि अगर वो मैं वहां से हासिल कर लूं तो दैट कैन बी इजीली सोल्ड ऑन दी डार्क वेब एंड आई कैन गेट अमाउंट मनी, एंड डेफिनेटली आई एम ए हैकर. फॉर व्हाट पर्पस आई एम डूइंग दिस हैकिंग? टू गेट मनी or to get fame or to give some loss to the, for example, someone is against the state of Pakistan, so he will try by any means that that organization or country or whatever should get some loss.
तो दीज आर दी जो मेरे बैकएंड पे मेरे जेन में चीजें हैं, दैट मेक्स दैट ऑर्गेनाइजेशन माय विक्टिम. गॉट इट? देन व्हाट आई डू? देन लेडीज एंड जेंटलमैन, I do the reconnaissance, and that I'm showing you the methodology, that how it happens. क्योंकि आपका सवाल ये है कि भाई स्पेन से बैठा हुआ शख्स नादरा का नुकसान कैसे कर सकता है. अगर आप ये कहते हैं कि क्यों करता है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि भाई उसकी इंटेंशन ये है कि जी लेट करें, उसने एक फॉरेनर है हमारा, फॉरेन से मुराद मेरी यहाँ पे ये है कि एक पाकिस्तानी है लेकिन वो स्पेन में रहता है, उसका हम पासपोर्ट हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया है, तो उसके दिल में क्या आएगा? मिठाई मिठाई बेचेगा? नहीं. ना वो वहां से कोई फ्रूट्स बेचेगा, उसके लिए तो ये दुश्मनी है. तो ही वो कहता है अच्छा मुझे हैकिंग तो आती है, सो आई एम ए ब्लैक हैट हैकर, तो व्हाई नॉट एक घंटा दो जो है वो पाकिस्तान के नाम या नादरा के नाम. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसलिए वो इसको हम रिकॉनेसेंस को फुट प्रिंटिंग भी कह सकते हैं. फुट प्रिंटिंग, सॉरी, क्या कह सकते हैं? फुट प्रिंटिंग. तो इसके जरिए वो जितनी मालूमात इंफॉर्मेशन अपने इन विक्टिम के बारे में मालूम ले सकता है वो ले लेगा. और ये उसको आसानी से मिल सकता है. ये आसानी से मिल सकता है, कोई मसला नहीं. ठीक हो गया जी? जब ये इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो वो क्या करता है? नेक्स्ट स्टेप में वो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके उसको यहां तक पता चल जाता है कि भाई मिसाल के तौर पे मेरे विक्टिम में कौन कौन से आईपी एड्रेसेस हैं, कौन से ईमेल एड्रेसेस हैं, इसका एडमिन का फोन नंबर क्या है, एडमिन का में भी नाम क्या है. तो काफी इंफॉर्मेशन उसको इस फेज में, पहले फेज में मिल जाती है. मिसाल के तौर पर मुझे पता चल गया कि जनाब उनका वेब सर्वर जो है उसका ईमेल एड्रेस ये है, या उसके जो ईमेल एड्रेसेस हैं वो ये हैं, मिसाल के तौर पे. अब मैं क्या करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसके बाद उन आईपीज को स्कैन करता हूं, जिसको कहते हैं स्कैनिंग फेज. तो मोशन ड्यूरिंग दिस स्कैनिंग फेज मैं मालूम कर लेता हूं कि इस मशीन पे, मिसाल के सर्वर पे कौन कौन सी सर्विस चल रही है. बैठ के स्पेन में मालूम मैं पिशावर के कंप्यूटर को कर रहा हूं कि इसमें कौन कौन सी सर्विसेज चल अवेलेबल है. जब ये काम मैं कर लेता हूं तो फिर मैं अगला स्टेप करता हूं इन्यूमरेशन. इसके दौरान मैं देख लेता हूं कि जो सर्विसेज चल रही हैं वो किस एप्लीकेशन और उसका वर्जन क्या है. मिसाल के तौर पे वेब सर्वर है, तो क्या अपाचे है, क्या वो इंजेनेक्स है, क्या वो आईएएस है. मैंने उस मशीन को कभी हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन मैं वहां से बैठ के बताऊंगा कि जनाब इस पे अपाचे चल रहा है, अपाचे में भी इसका ये वर्जन चल रहा है. मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज 10 है मिसाल के तौर पे, या लिनक्स है, या मैक है. सारी चीजें मैं वहां से बैठ के आपको इन्यूमरेशन के दौरान बता दूंगा. ठीक है इजाज? जब ये काम मैं कर लूं तो फिर अगला मैं करूंगा कि जो जो वर्जन्स मेरे सामने आ गई, मैं उन वर्जन्स के मुकाबले में देखूंगा कि इनमें वेल नोन कौन कौन सी खामियां हैं, इसमें कौन कौन सी खामियां हैं. एंड दैट खामियां इज कॉल्ड वुल्नरेबिलिटीज. वुल्नरेबिलिटीज. तो मुझे पता चल जाता है कि इस सिस्टम में एक्सपेक्टेड ये है कि इस मिसाल के तौर पे आसान से एग्जांपल लेते हैं. भाई मुझे पता चला कि तो विंडोज 7 पे चल रहा है, मुझे पता है क्योंकि मैं हैकर हूं, मुझे पता है कि विंडोज 7 जो है वो अब माइक्रोसॉफ्ट उसको सपोर्ट नहीं करता.
जब उसको माइक्रोसॉफ्ट नहीं करता तो क्या उसमें जितनी भी खामियां हैं उसको कोई फिल कर सकता है, कोई फिक्स कर सकता है? हरगिज नहीं। इसका मतलब जो उसमें खामियां हैं वो उसमें मौजूद है माशाल्लाह, एंड आई कैन यूज दैट, and then I will be starting with the exploiting these vulnerabilities. These I will be trying to exploit these vulnerabilities, and for this, openly for me available are the exploits. Exploit available है, शायद मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े, मुझे अपने एक्सप्लॉइट नहीं लिखना पड़ रहा। तो नॉन डेटाबेसेस में एक्सप्लॉइट्स पड़े हैं, मैं वही एक्सप्लॉइट इसके अगेंस्ट इस्तेमाल करना कोशिश करूंगा। तो इसमें मुझे पता चल जाएगा कि मैं किसके जरिए इसके अंदर पहुंच सकता हूं। फिर इसके बाद छठे और आखिरी स्टेप में फॉर एग्जांपल मैं इस पे हैकिंग करूंगा, सिस्टम हैकिंग, बाय यूजिंग दीज एक्सप्लॉइट्स एंड एक्सप्लॉइटिंग दीज vulnerabilities. I will be hacking that system, and the first thing which I will be doing, I will be trying to crack its passwords, crack its available passwords. तो अगर मैंने पासवर्ड क्रैक कर लिए तो might be I may become the root, I may become the administrator, and when I am the admin, you understand, whatever I want I can. Then I will be trying, अगर मेरे एक्सेस हुआ तो पासवर्ड क्रैक करूंगा, अपनी प्रिविलेजेस को राइज करूंगा, एस्केलेट करूंगा, एंड इन दिस वे आपके सवाल का जवाब हो गया कि मैं कैसे स्पेन में बैठे हुए पाकिस्तान के एक सिस्टम में, नेटवर्क में, बैंक में हैक कर सकता हूं। जैसे चंद साल पहले आपने देखा था आपका नेशनल बैंक हैक हुआ था, आपका एफबीआर हुआ था, तो किसी ने अंदर से बैठ के तो नहीं किया था जी। अच्छा, मीजान का भी हुआ है, तो यस इट्स पॉसिबल। अभी नहीं क्लियर जी? फैजान, इजाज, आपके बाकी साथी दो किधर हैं? वो विलेज के हैं, तो वो कह रहे थे कि कोई नेटवर्क का इशू चल रहा है, किसी का इशू चल रहा है? नेटवर्क का इशू। अच्छा, विलेज में तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट में आएंगे, चलें अच्छी बात है। एनीहाउ, तो नाउ ये तो अभी मैं क्वेश्चन का जवाब दे रहा था, लेकिन लेट मी सी दी चैट। देयर इज वन चैट हियर, एनी एडवाइस दैट डिटेक्ट थ्रेट्स? ओके राशिद, अब आप मुझे दूसरी तरफ ले गए हैं। दूसरे से मुराद ये नहीं कि गलत तरफ मैं कह रहा हूं, मकसद ये है कि अभी जो सवाल मुझ पे आ रहे थे दे आर फ्रॉम द अटैकर के पर्सपेक्टिव से। अब ये मुझे कह रहे हैं कि जी मुझे डिफेंड करना बताओ, ये डिफेंस वालों का सवाल है। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप साइबर सिक्योरिटी करते हो तो देयर आर डिफरेंट एरियाज। क्या क्या एरियाज हो सकते हैं? ओके, तो जनाब साहबजादा जो है इसका और एक क्वेश्चन आ गया, तो विच मीन्स वे एक चीज फील होती है, एक चीज फील होती है आप लोगों का इंटरेस्ट इस एरिया में कम से कम है, क्योंकि इसका आप लोगों ने जो पहले सवाल किए दैट फ्रॉम दी अटैकर पर्सपेक्टिव, जो ये क्वेश्चन किया गया ये फ्रॉम द डिफेंसिव पर्सपेक्टिव था, और ये तीसरा जो है ये फोरेंसिक का है। तो दिस इज अगेन ए डिफरेंट एरिया। तो ये तीन डिफरेंट एरियाज की बात की गई। तो जेंटलमैन सबसे पहली बात तो ये है कि मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल देता हूं तो उससे इनके सवालों का भी। अब डिफेंस के लिए तो जेंटलमैन, जैसे कि आपने वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड कि डिफेंस के साथ कैसे खेला जाएगा, तो जेंटलमैन फॉर एग्जांपल आप अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट करें फॉर एग्जांपल स्नॉट या फायरवॉल, यस फायरवॉल, स्नॉट, स्प्लंक या intrusion. These two are the intrusion detection and prevention systems, IDS/IPS. You can install the web security appliance. You can implement the email security appliance, and these and some monitoring ways, this is called SAME or SOAR.
सो ऑल ऑफ दीज लेडीज एंड जेंटलमैन, जब इसको खोल के मैं पढ़ाना शुरू करूं तो आई विल बी इन दी डिफेंस, जो कि मुझे इन थ्रेट से बचाने में मददगार हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा, आप लोगों ने कहा हो गया, मैं फिर भी नहीं कहता कि हो गया, मैं कह रहा हूं कि मददगार हो सकता है, क्योंकि फिर भी अटैक हो सकता है। क्लियर हो गया? ये तो हो गया एक बंदे का सवाल का जवाब, शायद वो ज्यादा का राशि ज्यादा का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो किया गया लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज फ्रॉम दी साहिबजादा हसनैन प्रॉब्ली। तो हसनैन, द क्वेश्चन इज यस हसनैन, आपके सवाल का जवाब यूं दिया जा सकता है, हसनैन का जवाब यूं दिया जा सकता है, जो कि फोरेंसिक से, इसका मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मुझ पे फिशिंग अटैक हुआ है। अब ये देखा जाएगा कि फिशिंग ये मेल कहां से आई। तो लाजमी, तो अगर लाजमी नहीं है, अगर ये फिशिंग अटैक मुझसे, ये ईमेल आई है मुझ पे मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान से, अगर ये अफगानिस्तान से आई है, तो इसे, इसके जब मैं लिंक्स और इस ईमेल को जब रीड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जी ये अटैक मुझे बाहर से तोहफे में मिला है। या मैं जाके, जैसे मैंने अभी यहाँ पे स्प्लंक और स्नॉट कहा था, ये बेसिकली आपके लॉग को स्टोर करती है, तो मैं उस लॉग को जाके जब देखूंगा तो पता चलेगा कि ये अटैक मुझे बाहर जिस राउटर से आया है, जिस फायरवॉल को उसने बीट किया है, कैसे किया है, सारी चीजें मेरे सामने आ जाएंगी एंड आई विल कम टू नो दैट बाय डूइंग सम फॉरेंसिक कि ये अटैक मुझ पे कहां। ओके जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें मैं एक और चीज भी ऐड कर देता हूं, क्योंकि अगर इस एरिया में लोगों का इंटरेस्ट है तो उसको हमें उससे फायदा उठाना चाहिए। एक और भी क्वेश्चन आ सकता था, एंड दैट इज कि आप में, अगर आप पे अटैक हो गया है तो उस वक्त क्या काम किया जाए। जैसे मैं एग्जांपल ये देता होता हूं कि एक वक्त आज से 10 साल पहले 2014 में हमारे एपीएस स्कूल पे एक अटैक हुआ था। अब उस वक्त कौन सा तरीका अपनाया जा सकता था? एक, सबसे शायद आसान, हम एयरफोर्स को भेज दें कि जी अपना हेलीकॉप्टर लाओ या F-16 लाओ और एक दो मिसाइल मारो, सारा एपीएस फारग हो जाएगा, सारे दहशतगर्द मर जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे नहीं, ये तरीका नहीं है जी, क्योंकि इसमें तो दहशतगर्द तो शायद 10-20, एग्जैक्टली आई डोंट नो, वो थे, लेकिन बच्चे तो सारे फौत हो जाते। वो तो एक सोल्यूशन नहीं है, वो तो चाहते ही ये थे, क्योंकि वो तो आई मरने। कपड़ा कौन सा बात है। ओके, इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कहता था जी आर्मी को ले आए, अपना तोपखाना ले आए और एक दो गोले गिराए, सारे स्कूल खारिज हो जाएगा। नहीं। ओके, इसी तरह मैं आपको कह सकता था कि जी आप अब टैंक ले आए, एक टैंक बस सिर्फ एक मेजर साहब ले आते, सारा काम हो जाता। नहीं। तो जेंटलमैन, इससे सवाल का जवाब ये आया। बड़ा एग्जांपल है खतरनाक के लिए। ओके, तो अब इससे जो जवाब आया कि क्या फिर किया जा सकता था, तो आपने देखा कि आपने कहा कि कमांडोज को सामने लाते, जो कि कोशिश करते कि उस अटैक को उस वक्त रोकें, उनको किसी तरह इंगेज करें और साथ साथ उनको उनकी सफाई भी करें और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सेव करें। तो इसके लिए हमें इंसिडेंट रिस्पॉन्स करना होता है कि अटैक तो हो गया, अब तो हम ये बैठ के रो तो नहीं सकते कि बैठ के आंखें लाल कर लें और कहें जी गोरे मुकबदे अटैक शो ज्यादा ही सारा। नहीं, वी विल बी डूइंग इंसिडेंट रिस्पॉन्स। और उस वक्त आपका, इसलिए मैं कहता होता हूं कि साइबर सिक्योरिटी उन लोगों का काम है। साइबर सिक्योरिटी, ऐसे भी मेहरान कहते हैं कि बड़ी मुश्किल या खतरनाक किस्म की एग्जांपल जो आ रही हैं, तो मेहरान, अब टॉपिक ही ऐसा है। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली ऐसा ही है जैसे कि आप
आर्मी में काम करते हो, आप पुलिस में काम करते हो, आप FIA में काम करते हो, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो आप पे शक करते हैं और शक से कुछ निकालते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कमांडो क्यों बनाए, इसलिए बनाए कि अगर कोई, इसलिए नहीं बनाए कि हम उनको वहां पे लेकर जाएंगे, बॉर्डर पे लेकर जाएंगे, कश्मीर के बॉर्डर पे रखेंगे उनको, नहीं, कभी भी हम नहीं करते। उनको इसलिए किया जाता है कि अगर मिसाल के तौर पर कोई जहाज हाईजैक हो जाए, हमें पता है कि उसके अंदर 400 बंदे अब उनके कंट्रोल में और 4 हाईजैकर्स हैं। अब हम उसको जहाज को नहीं मार सकते, एक टैंक के जरिए नहीं मार सकते, एक रॉकेट भी उसके नहीं मार सकते उस पर। तो लाजमी तौर पे वी विल बी इंगेजिंग दैम और मल्टीपल काम करेंगे। एक तो हम उनको एंगेज करेंगे, उनको मारने की कोशिश करेंगे, उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ हम अपनी आवाम को भी कहेंगे अरसटी दी फिक्र न कवई, बिल्कुल सलोर नजरे पके लाड़, चाहे एक भी ना हुआ हो। तो यहां पर भी यही होता है कि आप अपनी मैनेजमेंट को उस वक्त एंगेज करते हैं एज ए साइबर मैनेजर, एज ए इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैनेजर, कि जनाब डोंट वरी, जो भी हो गया नो मसला, नुकसान बड़ा कम है, हम इसको प्रिजर्व कर रहे हैं, हम अपने अटैक को हम पीछे की तरफ ले गए हैं, अटैक अब आगे नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह। इज इट क्लियर एवरीवन? बिल्कुल सर। देखें जी, तो जो मेहरान कहता है हम उनको यहाँ पे बता देते हैं, ये भी तो साइबर सिक्योरिटी है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। जी ये जो हम लोग डिफेंस सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो एक जो अच्छा हैकर होता है वो तो सब कुछ क्रैक करके भी आ जाएगा, तो क्या फायदा इसको? जनाब, फैजान का सवाल ये है कि जनाब एक अच्छा अटैकर, तो फिर भी ये सब कुछ लगाने के बावजूद जो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फिर भी तो अटैक हो जाता है। तो मैं इसका आसान सा वो दूंगा जवाब कि ये एक जंग है बिटवीन द अटैकर एंड डिफेंडर। अब जो इनमें से ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, अपनी ड्यूटी को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोफेशनली करेगा, वो कामयाब होगा। अब इसका मतलब ये है कि आप कहेंगे चोरियां तो चोरियां होती हैं, तो बस अपने घर का गेट तोड़ देते हैं। चोरियां तो ऐसे भी होती हैं, खर्चा है ना, गेट लगाने पे बहुत ज्यादा खर्चा आता है। फिर आपके आपके घर की बाउंड्री वॉल है, उसमें आपका अच्छा काफी खासा खर्चा आता है। चोरी तो फिर भी होती है, तोड़ दो, मतलब मत बनाओ, तोड़ लो का मतलब है मत बनाओ, तो नहीं, दैट इज समथिंग बिटवीन यू। अब देखें ना, आपने यहाँ पे ये सोचना है कि क्या आप इंटेलिजेंट है, मिसाल तौर पे आप अपनी बाउंड्री वॉल तो बनाएं, लेकिन 4 फुट की बना दें, तो 4 फुट की दीवार से तो कोई भी पलट के आ सकता है। लेकिन अगर आपने 10 फुट की, 12 फुट की, 15 फुट की दीवार खड़ी कर दी, तो फिर तो इस्लामाबाद उसमें एबटाबाद में उसके होते हुए भी बाहर के लोगों को पता नहीं चलेगा कि घर के अंदर कौन है। मेरी बात समझ गए हो? गॉट द आंसर? ओके, नाइस। तो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जी देयर इज वन वन थिंग मोर, एंड दैट इज, फिर लंबा क्वेश्चन। Oh, Sajid Mahmood. Sir, as you know, cybersecurity engineers are responsible for networks and any kind of security. That network engineers are the one who make network security. Do you need to know about network security? Let me जी थोड़ा सा इसको, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर आर सर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेटवर्क्स और सर मेरा एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन ये था कि जो है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर जो होते हैं वो नेटवर्क सिक्योरिटी या कोई भी नोड्स उनकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं ना, जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर होते हैं। लेकिन नेटवर्क इंजीनियर बनाते हैं, तो उनको भी फिर उसके बारे में जानना चाहिए, सिक्योरिटी के बारे में। ओके। तो एक और अच्छा सवाल साजिद महमूद का, क्वेश्चन ये है, आपने पढ़ भी लिया होगा, वो कहना ये चाह रहा है कि नेटवर्क को बनाता तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क इंजीनियर है, वो नेटवर्क इंप्लीमेंट भी करता है, उसकी मेंटेनेंस भी करता है, उसमें कोई फॉल्ट आए तो उसकी फॉल्ट टॉलरेंस भी कर, फॉल्ट को भी ट्रबल शूट भी करता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, ट्रबल शूटिंग। ये नेटवर्क इंजीनियर के काम है,
ठीक है, मानते हैं। तो उनका कहना यह है कि क्या उसको साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए? तो मेरा जवाब है कि बिल्कुल होने चाहिए। इसीलिए तो मुझे याद पड़ता है कि कुछ लोग इसी क्लास में भी आए कि वो डायरेक्ट कि जी हमें साइबर सिक्योरिटी में जाना है, तो उन्हें मैंने कहा था कि नहीं, थोड़ा सब्र, पहले नेटवर्क सीख लो। तो जो जो याद रखो कि दोनों के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, लेकिन एक में उसकी स्ट्रेंथ होती है और दूसरे में नॉलेज होता है। मिसाल के तौर पे साइबर सिक्योरिटी वाला है, तो साइबर सिक्योरिटी वाले को ये नॉलेज होना चाहिए कि नेटवर्क कैसे काम करता है, तब जाके वो उस पर अटैक कर भी सकता है और अटैक रोक भी सकता है। इसी तरह जब नेटवर्क इंजीनियर है, जब वो नेटवर्क को प्लान करता है, तो वो ये सारी चीजें प्लान करता है कि कहां पे मुझे फॉर एग्जांपल स्नॉट इंप्लीमेंट करना है, कहां पे मुझे फायरवॉल इंप्लीमेंट करना है, मुझे फायरवॉल में कौन से रूल्स इंप्लीमेंट करवाने हैं। तो विद द गाइडेंस डेफिनेटली कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम द सिक्योरिटी गाय, लेकिन ही मस्ट नो कि जी इसमें ये चीजें होनी ही चाहिए। तो यूं साजिद के सवाल का जवाब जो है वो बनता है कि यस, हमें नेटवर्किंग जो है, इसीलिए तो शायद हाईली पेड नेटवर्किंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एथिकल हैकिंग हो गया, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, या बग बाउंटी हो गया, इसमें क्यों आपको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं? या क्यों? क्योंकि पैसा जो होता है का नाम का मतलब होता है इत्मीनान। यानी जब अभी इसे पहली क्लास में मैंने एग्जाम्पल कहा कि अगर कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह दे कि जनाब नया साल शुरू हो रहा है, हर एक बंदे की, इस 25 करोड़ आवाम की हर बंदे की तनख्वाह जो है वो 1 मिलियन है आज से, तो दैट विल गिव ए लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन टू मैनी, टू ऑल, बल्कि मैनी क्या, ऑल। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि जी दैट विल बी डिवाइडेड बाय 10, तो दैट विल मेक एवरीवन अनहैप्पी। तो यहां पर भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी फील्ड के अलावा, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी में, आपको बड़ी चीजें दूसरों की सीखनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे आप साइबर सिक्योरिटी वाले हैं, तो आपको नेटवर्क भी आना चाहिए, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी आने चाहिए। मिसाल के तौर पे कभी आप विंडोज पे अटैक करेंगे, मिसाल तो अभी मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि आप विंडो मशीन पे अटैक कर रहे हैं, उसके पासवर्ड कहां पड़े हैं, अगर आपको नहीं पता तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आपको अगर चलो ये पता भी है कि कहां पड़े हैं, आपको ये नहीं पता कि वहां इनक्रिप्टेड पड़े हैं, आपको ये नहीं पता कि किस एल्गोरिथम इस्तेमाल हुआ है, या आपको नहीं पता कि हैश पड़े हैं, आप उसको नहीं उठा सकते। लिनक्स मशीन में कहां पड़े हैं? लिनक्स तो एक अलग मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कहने का मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपको मुख्तलिफ चीजों, इवन आप चेक करते हैं कि जी एक वल्नरेबिलिटी तो है, लेकिन उसका कोई एक्सप्लॉइट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप अपना एक्सप्लॉइट लिखेंगे, यानी अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे। इसका मतलब है कि यू नीड टू हैव ए गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स एज वेल। तो द मोर स्किल्स यू हैव, द मोर डेंजरस यू बिकम, और द मोर इफेक्टिव यू बिकम। अगर अटैकर हो तो यू बिकम मोर डेंजरस, और अगर आप डिफेंडर हो तो यू बिकम मोर इफेक्टिव। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, इज इट क्लियर मोहसिन? ये आपने रिमोट अटैक में आपने आईपी स्कैनिंग की बात, हम जब आईपी स्कैनिंग करते हैं तो कुछ सर्विसेज हमें पता चलता है कि ओपन है कि नहीं, वो सर्विसेज से क्या मुराद है? किससे? सर्विसेज आपने कहा कि जब हम आईपी स्कैनिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि सर्विसेज कौन सी ओपन है, तो ये क्या मुराद है? इससे क्या मुराद है? मोहसिन ने सवाल ये किया कि जनाब जब हम स्कैनिंग फेज में जाते हैं तो हम ये मालूम करते हैं कि मिसाल के तौर पर मुझे ये पता चला जेंटलमैन कि जो मेरा विक्टिम है उसका, चलें जी मेरे ख्याल ये भी खुला भी हुआ है, मुझे ये पता चला कि मेरा जो विक्टिम साहब है, तो थोड़ा बड़ा कर दूं ये जी, मेरा विक्टिम साहब जो है वो ये इस नेटवर्क में है। अब इस नेटवर्क का एड्रेस जो है वो ये 172.16.1.0। अब अगेन जब ये कोर्स आप खत्म करेंगे तो आपको पता होगा कि इस नेटवर्क में 254 होस्ट पॉसिबल है। कितने होस्ट पॉसिबल है? 254। लेकिन इस 254 में पॉसिबल है, मैंने कहा है, हो सकता है कि सिर्फ उन्होंने
100 लगाए हो और 150 लगा इस्तेमाल ही नहीं किए, तो मुझे इन 254 में से ये निकालना होगा कि कौन से लाइव हैं, कितने लाइव हैं, कौन से और कितने लाइव नहीं है, डेड है, यूज नहीं है। तो पहला काम तो मैंने इनमें से पहले उसका नेटवर्क फाइंड किया, फिर नेटवर्क में फाइंड किया कि अच्छा अगर ये नेटवर्क है तो उसमें कितने होस्ट होंगे और उनमें से लाइव कौन से हैं। फिर देखूंगा कि इनमें से जो लाइव हैं उनमें कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। कैसे पता चलेगा? मैं इस मिसाल के तौर पे ये कंप्यूटर मुझे पता चल गया कि ये लाइव है, जिसका आईपी एड्रेस है 172.16.1.10 जैसे आपको नजर आ रहा है। ये मैंने पिशावर में बैठ के इस कंप्यूटर जो कि फॉर एग्जांपल फ्रैंकफर्ट में पड़ा है उसके बारे में मालूम कर लिया। फिर मैं मालूम करूंगा कि इसमें कौन कौन सी पोर्ट्स, ये भी आप आगे पढ़ेंगे, टीसीपी और यूडीपी पोर्ट्स, कौन कौन सी पोर्ट भी खुली है। जो पोर्ट खुली है चेक करूंगा कौन कौन सी पोर्ट खुली है, कौन कौन सी पोर्ट ओपन है, कौन कौन सी पोर्ट क्लोज है, और कौन कौन सी पोर्ट जो है फायरवॉल्ड है, फिल्टर्ड जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्टर्ड। इसका मतलब जो ओपन है इस पे तो मैं दिल खोल के काम मालूम कर सकता हूं। जो क्लोज है तो इसका मतलब ये वहां पे काम नहीं कर रही, तो ये भी मुझे पता चल गया कि कौन कौन सी काम नहीं कर रही। और जो फिल्टर के पीछे है यानी कि फायरवॉल के पीछे है, फिर मैं कोशिश करूंगा फायरवॉल को बाईपास करके फिर उसके पास जाऊं और मालूम करूं कि इसके कौन कौन सी फील्ड इसमें है, तो मुझे तमाम सर्विसेज मेरे सामने आ जाएंगी। अब जवाब मिल गया आपके सवाल का? ओके नाइस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू सेटिस्फाइड? आर यू, इट्स ओके फॉर यू? एब्जॉर्ब हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है? ओके नाइस जी, वेरी नाइस, थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्सेस। आगे बढ़ते हैं जी। तो आगे बढ़ने से हमने एक ही स्लाइड अभी तक, तकरीबन घंटा होने वाला है, तो हमने एक ही स्लाइड के ऊपर हम घूम रहे हैं, विच इज नॉट बैड। हम समझ रहे हैं तो इट्स नॉट बैड। अब हम आते हैं जनाब कुछ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ थ्रेड्स के बारे में बात करते हैं। कुछ थ्रेड्स के बारे में बात करते हैं, तो कैसे करते हैं? लेट्स डू इट। चलो यहां से नहीं जी। तो कौन कौन सी थ्रेड हो सकती हैं? तो मैंने कहा कुछ एक्सटर्नल थ्रेड्स हो सकती हैं और कुछ इंटरनल थ्रेड्स हो सकती हैं। जनाब, तो पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल की। बाहर से मुझे कोई वायरस दे सकता है। कैसे दे सकता है? मिसाल के तौर पे उसने मुझे एक एक पीडीएफ भेजी कि जनाब ये पीडीएफ ले लो, ये सीसीएनए आईटीएन का स्लाइड्स हैं, या ये उसकी बुक है, और उसके साथ मुझे वायरस साहब तोहफे में मिल गए। और जब जब मैं उस किताब को खोलूंगा वो वायरस मेरे लिए काम करेगा। इसी तरह जेंटलमैन, ये वायरस की बजाय वॉर्म भी हो सकता है। वायरस और वॉर्म में जो मेजर डिफरेंस है, जो कि आपको क्लियर होना चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन, है कोई ऑनलाइन स्टूडेंट जिसको वायरस और वॉर्म के दरमियान डिफरेंस का पता है कोई फिजिकल स्टूडेंट जिसको इस दोनों के दरमियान में डिफरेंस का पता है? one replicate itself many times. एक One जो है ना सरिया में अब replicate होता जाता है, मतलब duplicate होते जाते हैं together per second हिसाब से। ओके वायरस तो एक ही condition, constant condition। ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन इजाज कि दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि वायरस जो है
वो एक ऐसा वायरस जो है, वो एक ऐसा जी, तो वायरस एक ऐसा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये इसमें मेजॉरिटी जो मैं बात कर रहा हूं इनको कहते हैं मालवेयर्स। मालवेयर क्यों कहते हैं? माल का लफ्ज निकला है मलेशियस से, माल का मतलब निकला है मलेशियस से, और वेयर का जो टर्म है ये निकला है सॉफ्टवेयर से। इसका मतलब है कि हर सॉफ्टवेयर अच्छी नीयत से भी लिखा जा सकता है और बुरी नीयत से भी लिखा जा सकता है। अब कहेंगे अच्छी नीयत वाले कौन से हैं? मिसाल के तौर पे आपके लिए विंडो 10 बनाया किसी ने, तो अच्छी नीयत से बनाया है कि जनाब आपने हार्डवेयर पे आप ये लगाएंगे तो आप अच्छे काम कर सकते हैं। आपके लिए ऑफिस बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ऑरिकल, ये सारे के सारे एग्जाम्पल, मैटलैब, ये सारी की सारी एग्जाम्पल जो हैं, या पैकेट ट्रेसर, तो ये सारी की सारी जो लिखे गए हैं ये इस ख्वाहिश से लिखे गए हैं कि जी लोगों के लिए बना दो, उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, तो दे आर गुड सॉफ्टवेयर। लेकिन आप बाजों का एक सॉफ्टवेयर इस नीयत से बनाते हैं कि इससे नुकसान नुकसान होगा, तो दैट इज कॉल्ड मिलिशियस सॉफ्टवेयर। अब इसकी एक एग्जांपल जो है वो वायरस है। इसकी एक एग्जांपल वायरस है। क्या है वायरस? जैसे कि हमने कहा कि एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर अपने आप को किसी दूसरी फाइल के साथ, और नॉर्मली किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, और फिर जहां जहां ये फाइल ये फाइल जहां जहां कॉपी होती है, वहां वहां ये वायरस आप भी कॉपी होते जाते हैं। आप इवन अपनी ही मशीन के ऊपर उस एक ही फाइल को 4 डिफरेंट फोल्डर्स में कॉपी कर दें फॉर एग्जांपल, तो 4 जगहों पे ये रेप्लिकेट हो गया। ठीक है, तो यूं ये किस तरह फैलता है? मिसाल के तौर पे अभी मैंने कहा कि आपको अपने दोस्त ने असाइनमेंट की, जैसे नॉर्मली हमारे स्टूडेंट करते हैं कि जी एक बंदा कर लेता है और फिर वो बाकियों को प्रोवाइड कर देता है कि जी ये लिख कर कल टीचर को दे दो, ताकि वो 100 कापियां चेक कर ले। कॉपी ही होती है ना, क्यों मोहसिन? ऐसा ही है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि वो चीजें इसने शायद इसने जानबूझ के नहीं किया, इसके उस फाइल के साथ एक वायरस लग गया। मैं खुश हूं कि ये काम ये करे, मतलब दूसरे को पता तो चले कि उसने अगर किसी को एक डुप्लीकेट कॉपी प्रोवाइड करवाई है, तो उसके अपने कंप्यूटर से भी काफी चीजें उड़ गई हैं। ठीक है ना? तो कहने का मकसद ये लेडीज एंड जेंटलमैन, कि जब आप वायरस को तो अपने किसी फाइल के साथ अटैच कर देते हैं, तो जहां जहां वो फाइल पहुंचती जाती है और जब जब ये फाइल एग्जीक्यूट होती जाती है, साथ ये वायरस भी एग्जीक्यूट होता जाता है। चाहे आप किसी को फ्लैश में दे दें, पुराने टाइम में सीडी के जरिए दिया जाता था, फ्लॉपी के जरिए दिया जाता था, तो यूं वो, या किसी ईमेल के जरिए दिया, व्हाट्सएप के जरिए दिया, तो इस तरह ये चीज आप तक पहुंचती जाती है। और जो इसका काम है, चाहे इसका काम है कि आपकी बायोस को खत्म कर दे, आपकी किसी फाइल किसी पार्टीशन को फॉर्मेट कर दे, या उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल की जो आखिर एग्जी वो है वो रिमूव कर दे, जिस पर्पस के लिए बना है वो पर्पस ये अचीव करेगा। इसके मुकाबले में जेंटलमैन वॉर्म में ये है, वॉर्म में ये है कि उसको किसी किसी डिपेंडेंट की जरूरत नहीं है, ये किसी फाइल की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको वॉर्म कहते हैं। अगर आपने कभी सोचा हो तो हमारे यहां तो एक कल्चर इतना नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया में जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी जमीन में अर्थवॉर्म्स खुद खरीद के छोड़ते हैं। अर्थवॉर्म्स, जो अर्थवॉर्म, जिस तरह आपने देखा होगा, जो
मछली का शिकार करते हैं, वो भी ये अर्थवॉर्म्स कुंडे में डाल के मछली के लिए गिराते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इन अर्थवॉर्म का फंक्शन ये होता है कि ये जमीन में एक तरफ से इंटर होते हैं और दूसरी तरफ से निकलते हैं, फिर जमीन में इंटर होते हैं फिर निकलते हैं, और यूं ये जमीन को पोरस कर देते हैं, और यूं ऑक्सीजन जो होती है या एयर जो होती है वो प्लांट के रूट्स तक इजिली पहुंचती है। ये काम आप, अगर आपने देखा होगा कि अगर जिनके घरों में लॉन है, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, वो जमीन को नरम करते रहते हैं। माली आता है तो सबसे पहला काम यही करता है कि जमीन को नरम करता है। क्यों करता है? ताकि एयर की रूट तक जा सके। एनीहाउ, अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि वॉर्म भी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जमीन में जैसे इंटर हो रहा है, तो हमारा जो डिजिटल वॉर्म है, मैं आप कहूंगा, ये भी अगर एक लैन आपके पास है, मिसाल तो भी ये स्विच है और ये डिवाइसेस लगे हुए हैं, तो एक डिवाइस में अगर ये वॉर्म है तो ये नेट के जरिए दूसरे तक, और दूसरे से तीसरे तक, और तीसरे से चौथे तक पहुंच सकता है। इसलिए जानने का ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है। अब जब यहां पहुंच गया तो मैंने कहा ये किसी फाइल के साथ अटैच नहीं है कि वो एग्जीक्यूट होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये अपना काम बगैर उसके कर सकता है। तो दैट इज अ वॉर्म। क्लियर है इतना? फिर हमने कहा कि जनाब हमारे लिए एक मॉलवेयर हो सकता है ट्रोजन, ट्रोजन हॉर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रोजन हॉर्स का मतलब ये होता है, ट्रोजन हॉर्स, पहले आपको इसकी छोटा सा एक वाक्य सुनाता हूं, इसमें एक मूवी भी बनी हुई है, और फिर बताता हूं तो आपको फिर याद रहेगा। कहा जाता है कि यूरोप में प्रॉब्ली ग्रीक्स के अगेंस्ट जंग थी। अब जंग जब खत्म हुई तो दुश्मन ने ग्रीक्स को एक तोहफा दिया, और बड़ा आलीशान तोहफा दिया। और वो आलीशान तोहफा क्या था? एक बहुत खूबसूरत वुडन हॉर्स था, वुडन हॉर्स था, जो कि उन्होंने उनको गिफ्ट के तौर पे दिया। बड़ा खूबसूरत, बहुत प्यारा। तो बड़े खुश हुए कि देखो हमने जंग जीती है, तो हमारे दुश्मन ने हमें तोहफा दिया है, अब हम लाके इसको एज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री प्रॉब्ली हम उसको अपने बादशाह के महल में खड़ा करेंगे। और उन्होंने खड़ा कर दिया इस घोड़े को, ताकि पता चले कि जी हमने विन किया है। हुआ क्या कि दुश्मन ने तोहफा नहीं दिया था, बल्कि इस घोड़े के अंदर, जो कि बहुत बड़ा साइज का था, अपने फौजी इसके अंदर बिठाए हुए थे। और जब रात हुई और लाजमी तौर पे आपको पता है अंधेरा हुआ, तो फिर महल के दरवाजे बंद हो गए। जब सब कुछ काम हो गया तो उन्होंने अंदर से दरवाजा खोला और बाहर आ गए। और बाहर आके उन्होंने लेडीज एंड जेंटलमैन इस महल पे कब्जा कर लिया। और आपको पता है महल पे कब्जा होने का मतलब है मुल्क पे कब्जा। तो यूं उन्होंने हारी हुई जंग जीत में बदल दी। तो इसका मतलब है कि ट्रोजन क्या करता है, क्यों हमने इस मालवेयर का नाम ट्रोजन हॉर्स रखा, कि ये बताता है कि मैं लकड़ी का खूबसूरत घोड़ा हूं, यानी मैं समथिंग इफेक्टिव हूं फॉर यू, समथिंग इंपॉर्टेंट हूं फॉर यू, समथिंग बेनिफिशियल हूं फॉर यू। लेकिन जब आप उसको अपने पास अपने महल में ले आते हैं, अपने कंप्यूटर में ले आते हैं, तो फिर वो अपने असरात दिखाना शुरू कर देता है। तो उस ऐसे मालवेयर को कहा जाता है ये ट्रोजन हॉर्सेस हैं। क्लियर हो गया? फिर हमने कहा कि स्पाईवेयर, स्पाईवेयर का मतलब ये होता है कि जैसे लफ्ज से नाम है, हम कहते हैं ना ये स्पाई मैन है, ये स्पाई मास्टर है। हमारे पाकिस्तान में ये टर्म बड़ी ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो स्पाई मास्टर का मतलब होता है वो बंदा जो जासूसी का काम करता है। तो स्पाईवेयर का मतलब है कि वो वेयर, यानी वो सॉफ्टवेयर जो कि जासूसी का काम करता है। मिसाल के तौर पे आपने कोई ईमेल की, आपने कोई मैसेज किया, आपने कोई भी एक्टिविटी की, उसकी इंफॉर्मेशन वो अपने बॉस को प्रोवाइड करेगा कि जनाब इस पीसी से
इस जगह पे मेल इस एड्रेस पे की गई है, इस वक्त की गई है, ये मैसेजेस भेजे गए हैं वगैरह वगैरह। तो इस किस्म के या ये की स्ट्रोक्स किए लिए गए हैं, तो दैट सच सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, सच ए malicious सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड स्पाईवेयर। फिर है एडवेयर। देखिए, हमेशा आप कभी भी नहीं चाहते कि जो साइट आपने इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें साथ साथ एड्स आ रही हो। यू नेवर वांट दैम। बाजों का तो आप इनवाइड हो जाते हैं, यार ये क्या है, बाजों का इतनी वो गिरी हुई एड्स होती हैं जो कि आप देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन अगेन मालवेयर वाला बैड गाय कोशिश करता है कि आपके ब्राउजर में इस किस्म के एड्स रन करवाए, तो देन दे विल बी कॉल्ड एज दी एडवेयर्स। ओके, then ladies and gentlemen, the term which is called zero day attacks। zero day attacks क्या मतलब है जीरो डे अटैक का? लेडीज एंड जेंटलमैन, अटैक मिसाल के तौर पे आज 28 है, 29 है, 29 है, आज 29 दिसंबर, मैं दो एग्जांपल लेता हूं। एक कहता हूं 29 दिसंबर 2024, और एक कह देता हूं चले जी जुलाई 2024, जुलाई 2024। और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, मैं उनको भी देख लूं। एक ही क्वेश्चन है, वायरस कैन नॉट सेल्फ रेप्लिकेट। जी, इट कांट सेल्फ रेप्लिकेट लारेट। ठीक है सर। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर न्यूरमान, जैसे कि नाम से जाहिर है कि स्पाई, स्पाई का मतलब है जासूस। इसका मतलब मिसाल के तौर पे मैं यहां से ईमेल करता हूं, तो ये सॉफ्टवेयर मालूम कर लेता है कि भाई, मिसाल के तौर पे लाजमी तौर पे जब मैं अपना ब्राउजर खोलूंगा तो मैं कोई अपना ईमेल टू में ईमेल एड्रेस लिखूंगा, कुछ वो लिखूंगा, सब्जेक्ट लिखूंगा, तो ऐसी चीजें ये कॉपी करके जो भी इसका मास्टर है, जो भी इसका कमांड एंड कंट्रोल है, उसको भेजता है, और यूं मेरे कंप्यूटर की या मेरे ऑर्गेनाइजेशन की जासूसी करता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं स्पाईवेयर। अब क्लियर हो गया? इज क्लियर जेंटलमैन? ओके, फिर हमने कहा, मैंने एग्जांपल ये दी। अब मिसाल के तौर पे 24 जुलाई 2024 को एक थ्रेड बनाई गई, मिसाल के तौर पे एक ट्रोजन बनाया गया, ट्रोजन हॉर्स बनाया गया। लेकिन मिसाल के तौर पे एक महीने के अंदर, यानी कि अगस्त में हमने इसको डिटेक्ट करने का मेथड सीख लिया। हमने ऐसे डिफेंसेस बना लिए कि हम इसको अब डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई ये फिक्स जो हमने एक महीने में बनाया है, ये अपने कंप्यूटर में नहीं इंस्टॉल करता, तो ये उसका गलती है। इसको फिक्स भी कह सकते हो, इसको पैच भी कह सकते हो। अगर कोई पैच हमने बनाया और हमारा यूजर, हमारा इस्तेमाल करने वाला वो नहीं ऐड कर रहा अपने कंप्यूटर में, तो ये उसकी गलती है, हमारी नहीं। ये उसकी जिम्मेदारी है कि जब कोई थ्रेट आए और बाद में उसका फिक्स आ जाए, पैच आ जाए। इसीलिए आपने देखा है कि विंडोज आपको हमेशा सिक्योरिटी अपडेट्स भेजती है। विंडो आपको विंडो सिक्योरिटी अपडेट्स, ये सिक्योरिटी अपडेट्स भेजती है। ठीक है, विंडो ऑलवेज सेंड यू द सिक्योरिटी अपडेट्स। क्यों भेजती है? क्योंकि टाइम के साथ साथ नई नई थ्रेट्स आती हैं, और वो उन थ्रेट्स के रोकने के तरीके या डिटेक्ट करने के तरीके बनाते हैं और अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम एक और भी हमारे पास क्वेश्चन है। ओके बाबर, आई एम कमिंग बैक टू द वॉल। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम बात करें अबाउट दी इस 29 वाले की,
इसका कोई भी अभी तक फिक्स या पैच नहीं है, इसलिए हम इसको रेड पेन से लिख देते हैं ताकि आपको समझ आए कि इसका पैच नहीं। तो ऐसे अटैक्स जिनका आपके पास कोई डिटेक्शन का या रुकावट का मेथड नहीं होता, ऐसे अटैक को कहते हैं दे आर द जीरो डे अटैक्स, ये जीरो आवर अटैक्स। तो ये ज्यादा खतरनाक क्यों समझे जाते हैं? क्योंकि इनको मारने के लिए, इनको खत्म करने के लिए, इनको रोकने के लिए हमारे पास कोई असला नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं दे आर द जीरो डे अटैक्स। ठीक है, ओके। अब मैं बात दोबारा करता हूं वॉर्म की। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बाबर का क्वेश्चन है कि जी वॉर्म हमें एक्सप्लेन कर दें। तो मैंने अभी कहा कि वॉर्म एक ऐसा मालवेयर है, बुरा सॉफ्टवेयर है, जो कि मिसाल के तौर पे गलती से मेरे कंप्यूटर पे कहीं से भी आ गया। अब क्योंकि मेरा कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, ये नेटवर्क के साथ डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो इस वॉर्म में ये कैपेबिलिटी है कि थ्रू दिस फॉर एग्जांपल स्विच, ये एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जा सकता है, दूसरे डिवाइस से तीसरे डिवाइस तक जा सकता है, तीसरे डिवाइस से चौथे डिवाइस तक जा सकता है, और यूं पूरे नेटवर्क पे डिवाइसेस को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये रेप्लिकेट करता है अपने आप को। नेटवर्क, मैंने लफ्ज अभी इस्तेमाल किया था, अगर आपने गौर किया हो बाबर, कि ये बिल्कुल अर्थ वॉर्म की तरह, इसलिए इसको वॉर्म कहा गया कि अर्थ वॉर्म भी जमीन में एक जगह से इंटर होता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है, फिर किसी और जगह से इंटर होता है और फिर निकल जाता है। तो यूं ये आप अगर देखें तो यहां पर भी आप ये समझें कि ये नोड्स हैं, एक नोड में इंटर होता है, फिर निकल के दूसरी नोड तक चला जाता है, फिर निकल के तीसरी नोड तक चला जाता है, एंड सो ऑन। तो यूं आपके नेटवर्क में फैलता जाता है। क्लियर हो गया बाबर? इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Okay, nice. So let me move further. So the answer is, ladies and gentlemen, the next question is, or next point which I want to explain is the threat actor attacks. सबसे पहले तो हम कहते हैं थ्रेट एक्टर किसे कहते हैं, अटैक तो बाद में बात कर लेंगे। थ्रेट एक्टर, थ्रेट एक्टर, देखिए जी, एक्टर उसे कहते हैं जो कोई काम करे, एक्ट करे। आप भी एक्टर हैं, कोई काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका एक्ट ऐसा हो कि आप दूसरे के लिए खतरा बन जाएं, आप दूसरे के लिए खतरा बन जाएं, तो देन यू आर कॉल्ड ए थ्रेट एक्टर। इसको नॉर्मली टर्म्स में हम हैकर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, हम इसको हैकर भी कह सकते हैं। तो जो हैकर्स हैं, दे आर नोन एज दी, ऑल्सो नोन एज थ्रेट एक्टर्स। देखिए, बाज़ औक़ात बड़ा आसान होता है किसी चीज को समझना, अगर आप उसमें थोड़ी सी तवज्जो दें। एक्टर कौन है? काम करने वाला। अब कैसा काम करता है? वो ऐसा काम करता है कि दूसरे के लिए खतरा बन जाता है, तो थ्रेट एक्टर है। अब साइबर सिक्योरिटी में अगर कोई आपके लिए खतरा बनता है तो उसे क्या कहते हैं? हैकर कहते हैं। तो अब यहां पे आपको समझ आ गई कि थ्रेट एक्टर क्या है। तो अब अटैक कौन करता है? थ्रेट एक्टर करता है, हैकर ही करता है ना हम पे। मिसाल के तौर पे अभी यहां से क्वेश्चन आया था, तो मैंने एक पूरा मेथोडोलॉजी आपके सामने ब्रीफली एक्सप्लेन की। अब उस ब्रीफली एक्सप्लेनेशन में आपने समझा कि इसके पीछे कोई एक शख्स या कोई ग्रुप या कोई टीम ये काम कर रही थी। तो जब ये टीम काम कर रही थी तो वो क्या करना चाह रही थी? मे बी कि वो मेरे कंप्यूटर पे डिनाइल ऑफ सर्विस क्रिएट करना चाह रही थी मेरे सिस्टम में। हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस क्रिएट करना चाह रही थी। हो सकता है कि वो मुझसे फाइलें ले जाना चाह रही थी, यानी कि इन्फिल्ट्रेशन करना चाहती थी, डेटा इन्फिल्ट्रेशन कराना चाहती थी, या हो सकता है वो मुझे ट्रोजन्स देना चाहती थी। तो इस बाबरकत शख्सियत को क्या कहेंगे कि ये थ्रेट एक्टर अटैक्स कर रहा है। बात समझ आ गई? ओके। फिर अभी मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया डिनाइल ऑफ सर्विस, जिसको मैंने यहां पे डॉस लिखा है। डॉस इज कॉल्ड एज द डिनाइल ऑफ सर्विस। व्हाट मीन बाय डिनाइल ऑफ सर्विस? लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैंने कल भी शायद ये एग्जांपल दी थी कि अगर देखा जाए तो मेरा जॉब, क्योंकि मैं कहता हूं कि मैं फैकल्टी हूं, फैकल्टी कहने की वजह से
मैं इजीली कह सकता हूं कि मेरा जॉब है टीचिंग। लेकिन अगर मुझे ये टास्क दे दिया जाए कि जनाब आप मार्केट से जाके यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तलिफ आइटम्स बाय करें, तो या आप इनकी यूनिवर्सिटी की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए काम करें। यानी मिसाल के तौर पे आप गवर्नमेंट के पास जाएं, उनको बताएं कि जी यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट है, आप जो पैसे दे रहे हैं कम है, उसके लिए काम करें। इसका मतलब है कि मैं अपने असल काम से हट गया हूं, डिनाई कर गया हूं। अब लाजमी तौर पर स्टूडेंट्स आएंगे और सुबह पता चलेगा कि जी टीचर नहीं जी, वो तो आज फर्नीचर खरीदने गया हुआ है, आज वो कंप्यूटर खरीदने गया हुआ है, आज वो बिजली का सामान नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी में तो उसको वो खरीदने गया हुआ है। बस इन्हीं, या वो यहाँ से स्टूडेंट्स को किसी दूसरी यूनिवर्सिटी चक्कर लगाने लेकर गया हुआ है, वो क्लास के लिए अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि वो अपनी सर्विस को डिनाई कर रहा है। जैसे मैंने इजाज एग्जांपल, एक और भी अच्छी एग्जांपल आप लोगों को देता होता हूं कि एग्जांपल ये देता होता हूं कि तो फिर बात नहीं बनेगी। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम बात करना करना ये हमने पिछले उसमें बातें की अबाउट द अटैक्स। अब हम बातें करना चाह रहे हैं अबाउट द सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, यानी कि डिफेंस की बात करना चाहते हैं। अब हम डिफेंस की बात करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको बताऊं कि डिफेंस भी उस वक्त तक नहीं आप सीख सकते जब तक कि आपको ऑफेंस ना आता हो। डिफेंस सीखने के लिए भी ऑफेंस का पता होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं कि चोर कैसे चोरी करता है तो आप उसके लिए रुकावट नहीं बना सकते। आपको पता होना चाहिए कि वो ताले तोड़ता है, तो फिर आप मजबूत ताला बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि वो खिड़कियां तोड़ता है, तो आप मजबूत खिड़कियां बनाएंगे, वगैरह वगैरह। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात करना चाहते हैं अबाउट दी सिक्योरिटी मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इन मल्टीपल लेयर। एक तरीका हम आपके सामने जो रखने जा रहे हैं कि आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करें लेयर्ड आर्किटेक्चर में। लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे अगर हम एक ही जगह पे, चाहे हम कमांडो ला के बिठा दें कि जी कमांडो साहब, आपने जब तक कि आप किसी गाड़ी को क्लियर नहीं करेंगे वो गाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आ सकती, एज्यूम कर लें। लेकिन अब आने वाला भी तो बचा नहीं है। अब उसको पता है कि जनाब ये गेट नंबर 2 पे इन्होंने बड़ा जबरदस्त इक्विपमेंट भी लगाया हुआ है और बड़े ट्रेन लोग भी खड़े किए हुए हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि यहां से कुछ चीज अंदर जा सके। मान लिया, अब तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन चलो मान लिया, मानने में क्या हर्ज है। अब सोल्यूशन क्या है? वो बंदा लेट करेंगे, एक खाली हाथ बंदा अंदर आ जाता है और किसी दीवार के साथ खड़ा हो जाता है और बाहर वाले को कहता है कि यहां से अंदर असला गिराते जाओ, मैं अंदर पकड़ता जाता हूं। और अंदर वाले लोग जो हैं वो उसको अपने टारगेट की तरफ पहुंचाते जाएं, चाहे उन्होंने किसी डिपार्टमेंट में पहुंचाना है, चाहे उन्होंने किसी रिसोर्स की तरफ पहुंचाना है। तो आप देखेंगे चंद ही घंटों में एक पावरफुल अटैक हो सकता है। इसका मतलब है कि एक ही जगह पे अपनी सारी एनर्जीज को नहीं लगा देना चाहिए, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसी तरह मैंने अपने, मुझे नहीं पता, मे बी के यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट हो, क्योंकि प्रॉब्ली कई क्लासेस होती हैं जिसमें हमारे पास जो स्टूडेंट होते हैं उनका तल्लक किसी न किसी आर्म फोर्स से होता है। तो मैं उनको ये एग्जांपल देता हूं कि जी मिसाल के तौर पे अगर आपके जीएचक्यू में कोई अंदर जाना चाहे तो क्या होता है? कहते हैं जी पहले तो मेन गेट पे रोका जाता है। जब आप मेन गेट पे आपको चेक करके सारी चीजें कर ली जाती हैं तो आपको अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। अंदर मल्टीपल जगहों पे आपको चेक किया जाता है, एंड देन फाइनली यू रीच टू योर
डेस्टिनेशन। इसका मतलब कि उन्होंने अपनी डिफेंस को, अपनी सिक्योरिटी को मल्टी लेयर्ड रखा हुआ है। तो यहां पर भी हम अपनी सिक्योरिटी को मल्टी लेयर्ड रखना चाहते हैं। इसको कहते हैं डिफेंस इन डेप्थ। इसको एक और नाम भी है डिफेंस इन डेप्थ। क्या मतलब हुआ? बिस्मिल्लाह करते हैं जी। मिसाल के तौर पे आप बाहर से कोई बंदा आ रहा है, यानी इंटरनेट से कोई एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नल थ्रेट एक्टर आ रहा है। सबसे पहला काम मैं ये करता हूं कि मैं उसको अपने राउटर पे जब लाता हूं तो मैं उसको यहां पे मैंने राउटर के ऊपर वीपीएन इंस्टॉल कर दिया। इसका मतलब है कि वीपीएन उसको चेक करेगा कि वो एक वैलिड यूजर है तो उसको अंदर जाने दिया जाए, और अगर वो इनवैलिड यूजर है तो उसको यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए, उसको यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए। तो आपने देखा, पहला आपने गेट के ऊपर उसको रोक लिया। फिर आपने क्या किया? अगर वो आगे अंदर चला गया है तो आपने यहां पे फायरवॉल लगा दिया। आपने फायरवॉल लगा दिया, जिसे कल आपने देखा था ASA, देखा था ना कल आपने, विच स्टैंड फॉर एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। तो आपने ये एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस यहां पे लगा दिया। अब इसके अंदर मल्टीपल तरीके होते हैं, लेकिन आई अज्यूम कि यहां पे रूल्स हैं, इंप्लीमेंटेड है, किसको जाने देना है तो नहीं जाने देना। यहां तो सिर्फ ये चेक हुआ कि यूजर नेम और पासवर्ड इसका ठीक है, हाँ जी ठीक है जाने दो। अब उसने, जाने वाले ने साथ मालवेयर ले आया, तो वो मालवेयर यहां पे रूल्स उसको पकड़ेंगे। फिर यहां से गुजरने के बाद आपने आपने उसके ऊपर फर्दर, अगर वो ईमेल की तरफ जा रहा था तो आपने यहां पे ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस लगा दिया। अगर वो इसके बाद वेब की तरफ जाना चाह रहा था तो आपने वेब सिक्योरिटी अप्लायंस लगा दिया। आपने यहां पे इसको अंदर आने से पहले यहां पे AAA सर्वर लगा दिया, जो कि देखता है कि इसका यूजर नेम पासवर्ड तो ठीक है, चले अच्छी बात, लेकिन ये क्या क्या काम करने की इसको इजाजत है, अथॉराइजेशन इसकी क्या है, क्या क्या इसने किया है, इसकी अकाउंटिंग क्या है, तो ये भी सिक्योरिटी अप्लायंस है। तो इसका मतलब है कि आपने मल्टीपल सिक्योरिटी अप्लायंसेस मल्टीपल जगहों पे इंप्लीमेंट किए। इवन आपने, अगर आपका ये वेब सर्वर है, इस वेब सर्वर से पहले आपने एक वेब सिक्योरिटी फायरवॉल, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वैप इंप्लीमेंट कर दिया, और फिर आपने अपना वेब सर्वर यहां पे रखा। जी, मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल, AAA का मतलब होता है सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजी में कि एक ऐसा सर्वर जो 3 काम करता है। नंबर 1, पहला ए, दूसरा ए और तीसरा ए। पहले ए का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन। दूसरे ए का मतलब होता है एथोराइजेशन, एथोराइजेशन। और तीसरे ए का मतलब होता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग। नॉर्मली हमारे पास एक फ्री में एप्लीकेशन है जिसको कहते हैं रेडियस। रेडियस ये काम कर सकता है। इसके अलावा सिस्को का टेकेक प्लस है, टेकेक प्लस है, तो ये भी ये काम करता है AAA का। लेकिन मकसद इसका क्या है कि आप, कोई भी यूजर जब बाहर से आएगा तो उसका एक यूजर नेम पासवर्ड यहां पे मौजूद होना चाहिए। अगर है तो ये आपको कहेगा इसको आने दो। अगर ये आ गया, ये आप मिसाल के तौर पे वेब पे गया, ये ईमेल पे गया, ये किसी फाइल सर्वर पे गया, जो जो इसने किया ये उसको देखेगा कि इस चीज के लिए वो ऑथराइज है या नहीं है, इजाजत इश्ता या निश्ता। अगर इजाजत इश्ता इसने किया फिर भी वो बादशाह नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी कि उसने ये काम इस वक्त किया है, ताकि अगर बाद में वो इससे ना कर सके, इनकार ना कर सके। डज इट मेक सेंस जेंटलमैन?
Muzammil, is it clear what mean by AAA? Clear? Okay, nice. अच्छा जी, अब ये करते हैं कि इसको कंटिन्यू डेफिनेटली करना है, लेकिन अब 4:20 हो गए हैं, तो यही मैं भी चाहता था कि हम एक एट द मोस्ट 10 मिनट्स की एट द मोस्ट ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद हम दोबारा यानी 4:30 पे विल बी कंटिन्यूइंग इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं इस रिकॉर्डिंग को कर देता हूं रिकॉर्डिंग। तो हमने कहा कि जनाब जिस जिस तरह के सिक्योरिटी का अटैक इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी का डिफेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट। तो हमने कहा कि जनाब सिक्योरिटी मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इन मल्टीपल लेयर्स, इसलिए मैंने इसको कहा लेयर्ड आर्किटेक्चर इन मल्टीपल लेयर्स, एंड दैट मल्टीपल लेयर्ड आर्किटेक्चर इज आल्सो नोन एज डिफेंस इन डेप्थ। सो यूजिंग मोर देन वन सिक्योरिटी सोल्यूशन, जैसे देखें कहीं पे हमने VPN यूज किया, कहीं पे हमने फायरवॉल यूज किया, कहीं पे हमने एंटीवायरस इस्तेमाल किया जिसको कहते हैं एम्प, ये भी एक एडवांस्ड मालवेयर प्रोटेक्शन सिस्टम है, तो ये इस्तेमाल किया। कहीं पे हमने ईमेल सिक्योरिटी की, कहीं पे वेब सिक्योरिटी की, कहीं पे वेब के पहले हमने एक और फायरवॉल लगा दी। तो मल्टीपल जगहों पे हम अपने यूजर को चेक करते हैं कि कहीं पे हमने AAA इस्तेमाल कर दिया, तो हम मल्टीपल जगहों पे कोशिश करते हैं कि हम अपने अटैकर को ब्लॉक करें, रोकें, क्योंकि अगर वो पहले को में कामयाब हो जाता है तो दूसरे में पकड़ा जाए, दूसरे में कामयाब हो जाए, पहले 2 में कामयाब हो गया तो तीसरे में रोक लें, कहीं रोकें उसको। तो यहां पे यही बात हम कर रहे हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी कंपोनेंट्स फॉर होम और स्मॉल ऑफिस नेटवर्क्स में क्या क्या होता है। नॉर्मली वी हैव द एंटीवायरस, जिसे मैंने अभी कहा एम्प। अब एम्प जो एक एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन सिस्टम है, एम्प क्या है, एक एडवांस्ड मालवेयर प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसका मतलब है कि इसमें एडवांस एंटीवायरसेस के वो है। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि आम एंटीवायरस तो आपने अगर इंस्टॉल कर लिया तो जो उसमें है आप वहां तक है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली अपने बैकएंड पे कनेक्टेड होता है, और जो नई थ्रेट्स होती हैं और उनके मुताबिक जो पैचेस होते हैं ये वो अपने पास अपलोड करके अपने आप को हमेशा रिसेंट रखने की कोशिश करता है, ताकि जो नए अटैक्स हैं उनसे आप बच सकें। ठीक है जी। तो यहां पे ये कह रहा है कि एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, यानी जो स्पाई इसको रोकता है, और जेनेरिकली हम इसको कह सकते हैं एंटी मालवेयर, चाहे वो एंटीवायरस है, चाहे एंटी वॉर्म है, चाहे वो एंटी ट्रोजन है, चाहे वो एंटी रैंसम है, ये सब के सब जो हैं दे आर दी एंटी मालवेयर। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन दी एंड डिवाइसेस। इसलिए आप अपने कंप्यूटर पे कोई ना कोई एंटीवायरस आप इंस्टॉल जरूर करते हैं। फिर हमने कहा फायरवॉल फिल्टरिंग शुड बी यूज्ड टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू दी नेटवर्क। तो याद रखो कि फायरवॉल आप एंड डिवाइस पे भी इस्तेमाल करते हो, आप नेटवर्क पे भी इस्तेमाल करते हो, नेटवर्क लेवल पे भी इस्तेमाल करते हो। जैसे कल आपने पूछा था कि वो क्या है, तो मैंने आपको कहा था ASA यानी कि नेटवर्क फायरवॉल है, तो पूरे नेटवर्क की सिक्योरिटी का ख्याल। और फिर हमने एंड डिवाइस के ऊपर भी आखिरी जगह पे भी दोबारा फायरवॉल इस्तेमाल की हुई है। लेट मी चेक एनी एग्जाम्पल, अभी देते हैं जी, किस चीज की एग्जांपल मांग रहे हैं। ओके ओके, दैट इज फ्री नो। तो सवाल ये पूछा गया कि एम्प क्या है, तो मैंने कहा कि सिस्को का जो एंटी मालवेयर का सॉफ्टवेयर है उन्होंने उसका नाम ही एम्प रखा हुआ है, और ये फ्री नहीं। कोई भी कंपनी आप समझते हैं कि जो आपको फ्री चीज देता है वो फ्री ही होती है। तो लाजमी तौर पे जब आपको कोई अपनी ब्रेन निकाल के दे रहा होता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि रिटर्न में उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, ओके। तो यहां पे मैं देखना चाहता हूं कि अरीज यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल है मेरे साथ, लेकिन आपने कॉल भी दी, तो डू यू वांट टू से समथिंग, डू यू हैव एनी क्वेश्चन एनी। तो ये तो होगी एम्प की बात। फिर मैंने कहा कि ये फायरवॉल, जहां मैं बताना ये चाह रहा था
मैं बताना ये चाह रहा था कि ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम बात ये कर रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर मैं देखिए यहाँ पे लिखता हूँ फायरवॉल, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ फायरवॉल, तो देखिए फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन है या विंडो डिफेंडर फायरवॉल मेरे कंप्यूटर पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो हम नेटवर्क लेवल पे भी अपने दुश्मन को रोकते हैं और आखिरी लम्हे पे भी उस दफ्तर में इंटर होने से पहले, ये दफ्तर है ना, उस दफ्तर में इंटर होने से पहले हम उसकी दोबारा भी चेकिंग करते हैं कि कोई गलत चीज तो नहीं भेज रहे हो। ठीक है, तो दीज आर द डिफेंस वाइज कंटेंट्स। फिर तो कहते हैं कि ये तो स्मॉल में, यानी आपका घर है, तो आप ज्यादातर यही करते हैं कि अपने एंड डिवाइस पे एक फायरवॉल इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो अपने एक्सेस रूटर के ऊपर भी कुछ फायरवॉलिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप लाजमी तौर पे आप वहां पे सिस्को का एम्प नहीं लगा सकते, आप सिस्को का जो एएसए है या आजकल जो आए हुए हैं दे आर कॉल्ड न्यू जनरेशन फायरवॉल, ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, अब लाजमी तौर पे आप वो घर पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन इंडस्ट्री में जब आप बड़े नेटवर्क्स में बात कर रहे हैं, लार्ज नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, जब इंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप इस्तेमाल करते हैं। सो यू यूज डेडिकेटेड फायरवॉल सिस्टम, जैसे मैंने आपको वन ऑफ द एग्जांपल दी, ASA 5510, दैट इज ए स्ट्रेटफुल फायरवॉल। सो दैट इज बीइंग यूज्ड। अब इन्हीं फायरवॉल्स पे या आपके राउटर्स पे हम इंप्लीमेंट करते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसको कहते हैं ACL, जिसमें हम रूल्स लिखते हैं किसको अलाउ है, जिसको कहते हैं यहां पे परमिट एंड नॉट परमिट कह लें, या डिनाई, यहां पे लफ्ज इस्तेमाल होता है डिनाई, किसको आपने अलाउ यानी परमिट किया, किसको आपने डिनाई किया, मेंशन्ड हियर इन दी ACL। क्लियर होगी मेरी बात? इसी तरह अभी मैंने बताया कि आप इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स इंप्लीमेंट करते हैं, और इसकी छोटी सी एग्जांपल, अभी आप इस दरवाजे से बाहर जाएं तो एक छोटा सा बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, दैट इज अबाउट दी IPS। ये मेरी लास्ट अभी जो मेरा सेशन गुजरा है 8th सेमेस्टर, इसके 3 स्टूडेंट थे, उन्होंने IPS इंप्लीमेंट किया था, और उससे जो भी अटैक आ रहे थे उनको वो मॉनिटर करते थे, और उन्होंने स्नॉट को यहां पे इंप्लीमेंट किया, जो मैंने अभी लफ्ज इस्तेमाल किया था। और इस वक्त मेरे स्टूडेंट जो हैं वो काम कर रहे हैं इसी स्नॉट पे, लेकिन इसके अंदर वो AI को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट विल बी द AI इंप्लीमेंटेड IPS। क्लियर? देन VPN, हर कोई आपके नेटवर्क के अंदर नहीं आ सकता, उससे पूछा जाएगा। जैसे देखिए मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये मिसाल दूं कि देखिए VPN, तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये मुझसे पूछेगा, HEC मुझसे पूछेगा कि तुम कौन हो, तो मैं बताऊंगा कि जी मेरा नाम ये है, मेरा यूजर नेम ये है, मेरा पासवर्ड ये है। अगर वो ठीक होगा तो इट अलाउज मी टू एंटर टू नेटवर्क, अदरवाइज नॉट। सेम इज विद दिस अनदर नेटवर्क विच इज रिटोरिया समथिंग, तो ये इज अनदर VPN। बात समझ आ गई? दूसरा ये प्रोक्सी है सर, ये दोनों का फंक्शन सेम सर। जी, क्या क्वेश्चन? तो ये प्रोक्सी भी हम लगा देते हैं, ये सेम फंक्शन। प्रॉक्सी और VPN में फर्क है, बहुत फर्क है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि प्रॉक्सी और VPN एक चीज है, तो मेरा जवाब है कि नहीं। प्रॉक्सी ये करता है कि आपके नेटवर्क के दरमियान जहां से आप एग्जिट करते हो, जहां पे आपका एज रूटर लगा होता है, इसका मतलब है इस एज रूटर के बैकएंड पे आप प्रॉक्सी रख देते हो, और आप कहते हो कि जो भी जाएगा मेरे थ्रू जाएगा। तो आपकी मर्जी है कि आप उसको यहां रोक लें, आपकी मर्जी है कि आप उसको आगे फॉरवर्ड कर दें, तो आप यहां से उस पर कंट्रोल हासिल करते हैं। VPN जो है वो आपके मिसाल के तौर पे इस रूटर को या यहाँ कोई डिवाइस है उसको, यहाँ के मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी आपको HC बताया,
तो HEC के राउटर के साथ मुझे कनेक्ट करवाता है। तो यहां मैं ऑथेंटिकेट होता हूं कि क्या मैं एक वैलिड यूजर हूं सिटिंग हियर या नहीं हूं। ये दूसरा जो है यूरोप की एक यूनिवर्सिटी है उसका है, तो ये यूरोप की यूनिवर्सिटी मुझे अलाउ करती है यहां से या नहीं करती, चाहे यहां प्रॉक्सी है कि नहीं है। इट अलाउज मी मोस्टली, जैसे हमारे नेटवर्क में प्रॉक्सी नहीं है तो आई डायरेक्टली गो टू द एज रूटर एंड एज रूटर से मैं यहाँ पे अपना VPN बनाता हूं, और अगर ये मुझे ऑथेंटिकेट कर देता है तो आई एम अलाउड, अदरवाइज आई एम नॉट अलाउड। अलाउड हो जाऊं तो इसके नेटवर्क के अंदर घुस जाऊंगा, ऐसे लगेगा कि मैं इसका ही बंदा हूं, और अगर ये मुझे डिसअलाउ कर दे इसका मतलब मैं इसका बंदा हरगिज नहीं। गॉट इट ना? पूछे ना कहां पे कंफ्यूजन है? देखिए ना, प्रॉक्सी तो आपके एंड पे है, VPN तो आपके और इसके दरमियान में है, जो कि मैंने आपको कहा दैट इज फ्रॉम पोर्टुगल की एक यूनिवर्सिटी है, ये उसका है, तो मैं उसके उस पे जाके अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाता हूं। इस तरह मैं HEC के नेटवर्क पे जाके अपने आप को ऑथेंटिकेट करता हूं। वंस आई एम ऑथेंटिकेटेड देन HEC के जितने रिसोर्सेज हैं आई कैन यूज देम। ऐसे लगता है जैसे कि मैं इसी का बंदा इसी के अंदर बैठ के काम कर रहा हूं, जबकि प्रॉक्सी सिर्फ ये करती है, जैसे कहते हैं ना ये प्रॉक्सी वार है, इसका मतलब है कि हम किसी को लगा देते हैं कि इससे लड़ते रहो, तो हमारी प्रॉक्सी के तौर पे उसको लड़ता रहता है। जैसे हमारे सहाफी करते हैं मोस्टली, वो भी तो ये करते हैं ना कि पार्टी के अगेंस्ट हो जाते हैं और उसकी बात सुनते हैं और उसके ऊपर अटैक करते रहते हैं, तो दैट इज अ प्रॉक्सी। अब समझ आ गई? ओके, तो देयर इज समथिंग टू चैट्स। सलमान कहते हैं इट वुड बी बेनिफिशियल इफ यू कुड टेल अस अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मल्टी लेयर्ड अप्रोच फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी। ओके, एंड मुजम्मिल कहते हैं सर इफ देयर इज एनी FTP एप्लीकेशन दैट इज सिक्योर टू यूज, हाउ टू प्रिवेंट WinSCP टूल to work in your network. Okay. तो मुजम्मिल के दो क्वेश्चंस हैं। एक तो वो कहता है कि जनाब कोई FTP हो और वो सिक्योर भी हो, विच इज सिक्योर टू यूज। तो जेंटलमैन, आप FTP यूज करने की बजाय या TFTP यूज करने के बजाय, ये अनसिक्योर हैं दोनों, आप SFTP की तरफ जाएं, तो जिस तरह आपका तल्लक HTTP का और HTTPS का तल्लक है आपस में, TTPS का तल्लक है, इसी तरह FTP का और SFTP का तल्लक है, तो यू बिकम्स सिक्योर। अब आपने कहा कि WinSCP को आप नहीं आने देना चाहते, तो डेट इज कि आप इस अपने सर्वर में दो बातें, या तो आप ACL में जाके किसी खास यूजर को पोर्ट नंबर 21 पे आने की इजाजत बंद कर दी, तो FTP बंद उसके लिए खत्म हो जाएगा। और अगर आप सबके लिए बंद करना चाहते हैं तो आप इस पोर्ट को ही क्लोज कर दें, कोई भी नहीं आ सकेगा। तो दैट इज समथिंग विच इज डिजायर्ड। ठीक है, जहां तक क्वेश्चन है पहले का, वो काफी सलमान का क्वेश्चन है कि जनाब हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात की जाए। तो जेंटलमैन, ब्रीफली तो हम यहाँ पे कर सकते हैं बिकॉज दिस इज एन ITN कोर्स, और हमारे जो मखसूस कोर्स हैं जो कि हिट करते हैं ओनली साइबर सिक्योरिटी को या साइबर डिफेंस को, साइबर फॉरेंसिक को, वहां पे डिटेल में इनकी बात की जाती है कि जी क्या किया जाए। लेकिन यहाँ पे वेरी शॉर्ट में मैं ये कह सकता हूं कि आप सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को लेटेस्ट थ्रेट्स, जिसको हमने कहा है अभी वुनेबिलिटीज, तो आप अपने वुनेबिलिटीज का प्रॉपर चेकअप, जिसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पेन टेस्टिंग, एक खास टाइम के बाद डिपेंडिंग अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, उसके मुताबिक जरूर करें, क्योंकि with the passage of time, when you install new and new things, newer vulnerabilities might arise in your network.
That's the reason go for this pen testing maybe after every quarter or maybe after every 6 months, depending upon कि आप कितने critical उसमें रहते हैं. इसके अलावा आप जो लेटेस्ट टूल्स हैं, यानी जो लेटेस्ट आपके पास इनकी इंफॉर्मेशन हैं, उनके पैचेस जो हैं वो आप वक्तन फवक्तन अपनी मशीन्स पे, अपनी डिवाइसेस पे इंस्टॉल करते रहें, क्योंकि अटैकर यही चीजें देखता है कि कहाँ पे इसकी वुलनेबिलिटी है जो कि अनपैच्ड है, अनअटेंशनड है, तो वो उन्हीं को फिर यूटिलाइज करता है अगेंस्ट द टारगेट. और एक तो मैंने आपको बताया कि एक जगह पे अपने आप को कंसंट्रेट करने की बजाय मल्टीपल जगह पे कंसंट्रेट करें, ताकि अगर आपका कोई अटैकर, जिसको हमने थ्रेट एक्टर कहा, अगर वो डेफिनेटली, अगर का लफ्ज नहीं है, वो है ही इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है, आप उसको ये समझ के कि वो बेवकूफ है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं. तो आपने कभी भी अपने आप को धोखा नहीं देना, ऑलवेज उसको इंटेलिजेंट समझना है और समझना है कि वो कुछ भी कर सकता है. अगर ये समझ लेंगे तो यू विल बी इंप्लीमेंटिंग ऑल दोज प्रिकॉशंस विच आर नीडेड, जो कि आपको इजीली जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज होती हैं, वो आपको बनी बनाई पॉलिसीज देती हैं. अगर ना आप इंप्लीमेंट करें तो गलती आपकी है, कंपनी की तो नहीं है, किसी की भी नहीं है. तो कुछ कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज की के स्टैंडर्ड्स होते हैं. अगर वो आप इंप्लीमेंट करें तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% सेव हो गए, लेकिन टू इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द अटैकर टू अटैक यू. ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपके सवाल का जवाब. तो कहते हैं द स्टडी ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी स्टार्ट्स विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइन स्विचिंग एंड राउटिंग. इसलिए हम कहते हैं, एक सवाल का जवाब आपका ये भी है कि जनाब आप आईटीएन के बाद अपना स्विचिंग एंड राउटिंग का जो जो कोर्स है, जिसमें आप इसके बारे में स्टडी करते हैं, आपको इस पे अगर अबूर नहीं है, तो अगर स्विचिंग पे नहीं है तो इसका मतलब है कि इंटरनल थ्रेट्स आपके लिए खुले पड़े हुए हैं, इंटरनल थ्रेट्स खुले पड़े हुए हैं. और अगर आप राउटिंग में नहीं ही आपको अबूर, तो इसका मतलब है कि कोई भी बाहर से आपको एक्सटर्नली आपको तकलीफ दे सकता है. क्लियर हो गया जी? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोबेबली अगले क्लास में, अगली क्लास में मैं थोड़ी सी बात करूंगा अबाउट दी, चले इसकी हम बात कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, कि सीसीएनए इज जस्ट अ स्टार्ट, is a, as the name represents, it is an associate level networking course. But मुझे इस बात पे खुशी होती है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट दी कोई मैट्रिक. नॉर्मली कोई मैट्रिक हो तो नॉर्मली मैं उसको रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसका वो कैलिबर नहीं होता और वो दूसरी क्लास और बाकी क्लास को खराब करता है. तो मोस्टली हेयर आर कंप्यूटर के लोग, कंप्यूटर सिस्टम के लोग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के लोग, तो दे हैव, या फील्ड के एक्सपीरियंस के साथ लोग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो आप लोगों का रास्ता अभी आप यहां पे हैं, लेकिन आगे के लिए यू हैव द जर्नी. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो फॉर द प्रोफेशनल, यू कैन गो फॉर द एक्सपर्ट, यू कैन गो फॉर द स्पेशलिस्ट इन सम एरिया. और हर एक के साथ आपको नजर आ रहा है कि डेवनेट है. डेवनेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. क्या? नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर. क्योंकि इससे पहले आई हैव ऑब्जर्व, दोनों चीजें मैंने ऑब्जर्व की, कि जब भी कोई इंजीनियर कोई काम करवाना चाहता है तो लाजमी तौर पे उसमें कुछ पार्ट प्रोग्रामिंग का होता है, और हमारा जो प्रोग्रामर है वो कम से कम इंजीनियर नहीं है. तो आप उसको जितना भी समझा दें कि यूं करो, वो फिर भी कुछ ना कुछ उसमें से उससे रह जाता है, क्योंकि वो चीज को समझता ही नहीं है. इसलिए इट बिकम हार्ड. और हमेशा नेटवर्क्स में, स्पेशली सॉफ्टवेयर में, बग्स यानी कि वल्नरेबिलिटीज रह जाती हैं. क्योंकि एक तरफ इंजीनियर वो समझता नहीं है कि प्रोग्रामिंग में उसने क्या किया है, और वो ये नहीं समझता कि ये टेक्नोलॉजी क्या है. तो इसलिए दुनिया अब इस तरफ आ रही है कि आप एक ही बंदे को दोनों तरफ इन्वॉल्व करें. एंड हियर कम्स द डेवनेट, कि डेवलपमेंट भी करो और नेटवर्क के साथ भी खेलो. लेकिन अगेन आपकी मर्जी है, वेदर यू वांट, अगर चाहते हो तो इसके दोनों फायदे हैं. एक तरफ तो आप ऑटोमेशन करते हो,
आप जब ऑटोमेशन की तरफ जाते हो तो योर डेफिनेट हेल्प्स यू अ लॉट। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो ये सिर्फ आपको एक रास्ता बता रहे हैं इस स्लाइड में कि जनाब देयर आर, मतलब ये नहीं है कि आप ये समझें कि जी सीसीए ने कर लिया तो दुनिया मैंने मुसखर कर ली। और अब इससे पिछली क्लास में भी मैं कह रहा था और आज भी मैं करता हूं कि अपनी टाइम, चाहे किसी भी चीज की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो टाइम की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो मनी की इन्वेस्टमेंट हो, जैसे आप लोग दोनों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आज संडे है, लाजमी तौर पे आपका भी दिल चाहता होगा कि हम आराम से घर में बैठे, लेकिन आप यहाँ पे आ गए, दोपहर को आए और शाम की अजानों का टाइम होने वाला है, तो यू आर इन्वेस्टिंग। लेकिन कंटिन्यू दिस इज इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी अपनी मंजिल मिले तो इट इज इंपॉर्टेंट कि यू मस्ट इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर, चाहे वो टाइम है चाहे वो मनी है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको अपने एक स्टूडेंट की एग्जांपल देता हूं, वो नयाटेल में इस वक्त सिक्योरिटी का उनका मैनेजर है, उस्मान। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसने, जी बिल्कुल सलमान, डेफिनेट इज क्रूशियल फॉर ऑटोमेशन विच इज द न्यू इंडस्ट्री नॉर्म्स एंड इज हाई इन डिमांड। तो ये फायदा होता है इंडस्ट्री के लोगों का होना, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी बात को स्टूडेंट समझता है प्रोबेबली कि जी ये तो ऐसे बस टीचर है ना, इसने तो ऐसी बातें करनी ही है और ये करेगा क्या। लेकिन ये आपको बता रहा है इंडस्ट्री से बंदा कि दिस इज इन डिमांड। और इसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां सलमान मुझे करेक्ट भी कर सकता है, मैंने जब इसको नेटवर्क ऑटोमेशन पे काम किया तो द प्राइमरी लैंग्वेज इज पाइथन। You must know very nicely Python. So when you mix your Python with your networking, you become high in demand. Do you agree with me, Salman? Absolutely. Python is the way. तो यहां से जैसे मैं कहता होता हूं कि मेरे कोर्स का पढ़ाने का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको कोर्स पढ़ाओ, लेकिन द वे भी बताऊं। ये नहीं कि यहां से निकलो तो फिर कल से पूछो कि जी अब क्या करूं। So I see only in this class, this is being discussed, highly appreciated. So we will be discussing it many times, no issue, Salman. If and only if, that is the reason मैंने सिस्को एकेडमी के साथ साथ यहाँ पे पाइथन इंस्टीट्यूट को भी इन्वॉल्व किया, ताकि मेरे स्टूडेंट्स अगर चाहें तो वो पाइथन में भी बेहतर हो जाएं। और फिर मैं उनको बताऊंगा आओ पाइथन को और नेटवर्किंग को मिक्स करते हैं और देखेंगे क्या क्या हमसे बनता है। चलो तो दैट्स गुड, जस्ट ब्रीफ करना मकसद था। लेकिन एनी हाउ, लेकिन जब आप सीसीएनए कर लेंगे तो फिर आपने डिसाइड करना है कि जनाब मुझे किस एरिया में सीसीएनपी यानी प्रोफेशनल लेवल पे जाना है। नहीं, दिस माइट बी कॉल्ड एज ए योर 4 year डिग्री। आफ्टर 4 year डिग्री यू माइट गो इनटू योर एमएस, you might go into your MPhil, you might go into your PhD. तो here it is the way. क्लियर हो गया? ओके, तो आई एम हैप्पी कि जी सलमान कहते हैं कि जी मैंने कहीं जो चीजें नहीं देखी वो यहाँ पे नजर आ रही हैं, तो इट्स गुड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे मैं आज की क्लास को रोकता हूं और मैं फर्दर इस पे बात करूंगा अबाउट दी सम ऑफ द वेज। एक चीज और भी बताता चलूं, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया है, तो आप मस्ट इस चैप्टर में जाकर इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो छोटे छोटे टेस्ट हैं, उनको जरूर अटेम्प्ट करें। इससे कोई आपको नुकसान नहीं है, जस्ट इट इज लर्निंग फॉर यू, इट इज जस्ट लर्निंग फॉर यू। इसलिए आपने जब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आ गया था मॉड्यूल प्रैक्टिस एंड क्विजेज, तो डू दैट, गो टू दैट and learn them. ठीक है? Is there any question? Online students, do you have any question? Arij, Babar, Lareb, Nasrun Minallah. Clear. तो साजिद ने तो आज, सॉरी सलमान ने तो आज अपनी दिल की भड़ास गले निकाल ली। बाकियों की अगर कोई क्वेश्चन है तो कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ एसएफटीपी? दैट इज द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल। तो जब आप कोई भी एप्लीकेशन ऐसी, क्योंकि एफटीपी क्या है, एक एप्लीकेशन है,
तो जब आप एप्लीकेशन अपने उसमें इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मुजम्मिल FTP you will be adding SFTP to your application layer protocols. Is there any question from the on physical students? So chale ji, we stop here. Thank you very much for your time. See you inshallah next week on Saturday. लेकिन it is very important कि be part of the class. ये कहना कि जी बस हमने रजिस्ट्रेशन कर ली है तो बस दुनिया हमने अगेन मुसखर हो गई, नहीं, दुनिया मुसखर नहीं हुई. क्लियर? थैंक यू वेरी मच. एक्सक्यूज मी सर, जी जेंटलमैन. सर मैंने वो इनविटेशन एक्सेप्ट किया, वहाँ पे एक पासवर्ड मांग रहा है सर. वो नहीं, पासवर्ड है वो आपसे कह रहा है कि आप अपना पासवर्ड क्रिएट करो. आपको पासवर्ड अगर आपने, क्योंकि अभी तक आप नूर रहमान बात कर रहे हैं ना. सर जी नूर रहमान, वो आपसे पासवर्ड नहीं मांग रहा, वो यहाँ पे आपको कह रहा है आप अपनी मर्जी का पासवर्ड क्रिएट कर लें, क्योंकि आप पहली दफा आ रहे हैं, आपका पासवर्ड है ही नहीं, तो यू शुड क्रिएट द पासवर्ड एंड देन यूज इट. फिर भी कोई इश्यू हो तो लेट मी नो. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच.